बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, आज हफ्ते का दिन है, वीकेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है और जैसे हम हमेशा अपने प्रोग्राम में ये तलकीन करते हैं कि वीकेंड को आपने भरपूर तरीके से एंजॉय करना है, अपने गुजरे हुए वीक पर कॉन्टम्पलेट करना है और देखना है कि यार ये जो मेरा वीक जो गुजरा है वो कैसा था और इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता था। और थोड़ा सा अपनी जो रूटीन है उसको तोड़ देना है, रिलैक्स करना है। कंटेंट अगर देखना चाहते हैं तो कंटेंट देखें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि आगे जो आने वाला वीक है उसके लिए आपकी बॉडी रिप्लेनिश हो जाए, रिजुविनेट हो जाए और तैयार हो जाए कि मैंने अपने जो गोल्स अपने लिए सेट किए हुए हैं उसको अचीव करना है। नाज़रीन, हफ्ते के दिन हम कोशिश करते हैं कि इस हफ्ते जो इम्पोर्टेंट ख़बरें रहीं उसके ऊपर तफ़सीलन जो है वो गुफ्तगू की जाए, ज़रा समझा जाए कि इस वक्त आलमी मंज़रनामे में क्या चल रहा है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट ख़बरें क्या हैं, उस पर तफ़सीलन गुफ्तगू करें। आप जानते हैं कि कुछ परसों रात को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा। कुछ अरसे से ये देख रही थी हुकूमत के इस प्राइसेस को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, सब्सिडाइज़ भी करने की तजावीज़ थी, लेकिन फिर बिलाखिर ये फ़ैसला किया कि नहीं, हमें बोझ को जो है वो आवाम को पास ऑन करना पड़ेगा। फिर एक रद्द-ए-अमल आया, 460 रुपये पर लीटर प्राइस पर एक अच्छा खासा आवाम की तरफ से एक रद्द-ए-अमल आया। फिर कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो ऐलान किया कि हम इस डिसीजन को रिवर्स कर रहे हैं और कीमतों को कम किया गया। ये जो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है इसमें से कैसे निकलना है और ये आम इंसान को किस तरह इम्पैक्ट करी, आज के प्रोग्राम में इसमें तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल ये थी कि हम ये ख़बरें देख रहे थे कि शायद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। फिर कुछ अच्छी हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तान ने पीक स्टेबिलिटी अचीव की और फिर अब हमने ग्रोथ का साइकिल लेना था। लेकिन इंटरनेशनली ये जो हम सुन रहे हैं कि ये जो वॉर चल रही है, जिसको डिफेंस एनालिस्ट और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद ये तीसरी आलमी जंग की तरफ हम जा रहे हैं, उसकी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान ने अच्छा खासा उसका इम्पैक्ट लिया। और मईशत की जो सूरत हाल है, इंटरनेशनली मौशी सूरत हाल ख़राब हुई तो लाजमी तौर पर पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल भी उसकी वजह से अच्छी खासी जो है वो ख़राब हो रही है। हमारे अंदर एक पाकिस्तान में एक इन्फ्लेशन है, महंगाई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक सर्ज आया है। इससे निकलना कैसे है? और जैसे हम कहते हैं कि सारी जितनी भी बहरान की जो सूरत हाल होती है उसमें कुछ ना कुछ ग्लिमर ऑफ होप लाजमी होता है। तो वो ग्लिमर ऑफ होप क्या है, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और जो हमारे इसके साथ लिंक्ड फ्यूल के जो क्राइसिस है और फिर फूड क्राइसिस है उसमें से कैसे निकलना है, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अमजद बुखारी, सीनियर जर्नलिस्ट, एडिटर रूही न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम टू द शो सर। आज सर जो इंटरनेशनल रिलेशंस हम लोग देख रहे हैं, इंटरनेशनली जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी तफसीलन गुफ्तगू कर लेते हैं। और ये सर हम लोग आम शहरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे कि जो शख्स 40-50 हज़ार की जिसकी आमदनी है वो कैसे इसमें गुजारा कर सकता है। अगर फ्यूल प्राइसेस को देखें तो कल 458 रुपीज़ थी, आज हुकूमत ने जो है वो उसको कम कर दिया गया है, 80 रुपये इसमें कम किए गए हैं। ये जो अनसर्टेनिटी की एक सिचुएशन है, एक तो बताइएगा कि इसमें मार्केट पे क्या असर पड़ता है और आम आवाम की जो आम इंसान है उसकी जेब पर कितना बोझ पड़ता है। बहुत शुक्रिया तहमा। पहले तो ये खुशाइन बात है कि आवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल था। गवर्नमेंट को ख़ुद भी एहसास हुआ कि ये फ्यूल प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं और उसमें एक चीज़ जो जिस पर ज़्यादा तनकीद की जा रही थी कि वो डीज़ल पर जो है लेवी ख़त्म कर दी थी ऑलमोस्ट हुकूमत ने, लेकिन पेट्रोल पर जो है वो लेवी बढ़ा दी थी। बिल्कुल। तो ये तनकीद की जा रही थी कि हुकूमत ये लेवी ख़त्म करके या कम करके आवाम को रिलीफ दे सकती थी। बिल्कुल। तो अब मामला ये है कि ज़ाहिर है अगर लेवी हर जगह पे ख़त्म कर दी जाए तो फिर निज़ाम हुकूमत कैसे चले। हमने ह्यूज बर्डन है डेट्स का, कर्ज़ों का, उनकी अदायगी करनी है और IMF से हमने अगली किस्त लेनी होती है, वो सारे मामलात भी हैं। लेकिन फिर भी इन हालात में रहते हुए एक बड़ा फ़ैसला किया है हुकूमत ने और 80 रुपये जो है वो लेवी कम की है। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल की प्राइस में 80 रुपये की कमी हो गई है। वो 80 रुपये, अब आप देखें ना कि जहाँ 1-2 रुपये की बड़ी अहमियत है, वहाँ अगर 80 रुपये पेट्रोल कम होता है तो उसका अच्छा इम्पेक्ट आएगा। और कुछ इक़दामात भी हुकूमत ने किए हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री किया है, कुछ कुशन देने की कोशिश की है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेट सेक्टर में चलती है उस ट्रांसपोर्ट को, गुड्स ट्रांसपोर्ट को, इसके साथ साथ जो है मोटरसाइकिल सवारों को कुछ कुशन देने की कोशिश की है। कोई ये बेहतर इक़दामात हैं। लेकिन इस वक्त जो है, जो आपका सवाल था
कि आखिर इन पैसों में लोग गुजारा कैसे करें, करेंगे, वो अभी तक बरकरार है। और उस सवाल का जवाब ना मेरे पास है ना हुकूमत के पास है, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है, कोई ऐसी साइंस नहीं है कि थोड़े से पैसों में आप घर का बजट बना के दे दें। और ख़ास तौर पे महंगाई के इस आलम में कि अगर एक आदमी 1000 रुपये 1200 रुपये दिहाड़ी कमा कर आता है तो उसके आने जाने का ख़र्चा, ज़ाहिर है 1 लीटर भी फ्यूल डलवाए तो वो भी निकालें आप। और फिर घर में जो ईंधन है, सबसे अहम बात जो LPG इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लकड़ी नहीं है और गैस दस्तयाब नहीं है, तो ईंधन जो है वो LPG इस्तेमाल होता है। अगर वो 400-500 रुपये की वो गैस भी डलवाए और ये पेट्रोल का ख़र्चा करे तो बाकी उसके पास घर चलाने के लिए कुछ नहीं बचता। अच्छा नाज़रीन, इस पे हम लोग तफसीलन भी गुफ्तगू करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, जंग की क्या सूरत हाल होगी। मैं जनाब इसमें जो अभी हम लोग ख़बरें सुन रहे हैं कि हम वी विल सेंड बैक टू द स्टोन एजेस, और इस तरह के जब हम ख़बरें सुनते हैं तो बयानात देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये जंग शायद 2 से 3 हफ्ते मज़ीद जो है वो बढ़ेगी। तो लामहला तौर पर फिस्कल स्पेस जब पाकिस्तान की श्रिंक होगी तो पाकिस्तान को बोझ जो है वो अवाम पे पास ऑन तो करना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक तो सब्सिडाइज़ नहीं कर सकते। तो आने वाले दिनों में एक जो इन्फ्लेशन का मज़ीद जो सर जाएगा, आप क्या देखते हैं कि ये जो हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है, जो मैय्यज़ लिए जा रहे हैं, वो काफ़ी? देखिए, ये जो अभी मैयर्स लिए जा रहे हैं वो हंगामी सूरत हाल के मैयर्स हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अभी जो जंग की कैफियत है वहाँ भी बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल है। किसी वक्त ऐसा लगता है कि मीडिएशन से शायद मामला ठीक होने लगे हैं, लेकिन किसी वक्त ऐसा लगता है कि वो मीडिएशन नाकाम हो गई है और अब ये जंग जो है वो तवील चलेगी। और अगर खुदा न खास्ता ये जंग तवालत पकड़ती है तो फिर ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान पर बहुत बुरे असरात मरतब होंगे, इस पूरे खित्ते पर पूरी दुनिया पर बहुत बुरे असरात मरतब होंगे। तो जंग जो है वो, अब आप देखें ना, हम किसी ज़माने कहते थे कि दुनिया ग्लोबल विलेज है, तो उसका अमली नज़ारा जो है वो सब देख रहे हैं कि अगर कहीं छोटी सी जगह पर भी कोई जंग हो रही हो तो उसके असरात जो है, ये नहीं कि हम भुगत रहे हैं, अमेरिका में भी महंगाई है, अमेरिका में पेट्रोल बढ़ गया है, ठीक है ना जी। यूरोप की सूरत हाल क्या हुई हुई है, हमारे बहुत सारे ममालिक में फ्यूल दस्तियाब नहीं है, ईंधन दस्तियाब तक नहीं है, ठीक है ना। तो इस सारी सूरत हाल को पूरी दुनिया भुगत रही है। और अगर खुदा न खास्ता ये जंग बढ़ती है तो इसके असरात भी जो है इसी तरह बढ़ते जाएंगे। अब 2 तरफ़ा प्लानिंग की ज़रूरत है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो हम ये इक़दाम जो है वो उठा रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ना हमने पहले को तैयारी कर रखी थी, ना अभी हमारे पास कुछ प्लान है। देखें ना, आखिर अल्लाह ताला ने हमें तमाम ज़राए दिए हैं, रिसोर्स दिए हैं, लेकिन हम जैसे ही कोई बुरानी कैफियत होती है, हमारी सारी इंडस्ट्री इंपोर्ट ओरिएंटेड है, उस पर खड़ी हुई है, वहाँ से कुछ आता है हम असेंबल करते हैं, कुछ भी हम तैयार नहीं कर रहे। हत्ता कि हम एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद खुराक में भी खुद कफील नहीं है, हमारे पास ईंधन के वसाइल नहीं है, हमारे पास बिजली बनाने के ज़राए मौजूद हैं लेकिन हम फिर भी महंगी बिजली बना रहे हैं। तो ये ऐसी सूरत हाल है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की मतकाजी है। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हम लोग बात कर रहे होते हैं कि वो करने की ज़रूरत है, हमेशा उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि अब UAE की को भी हमने पैसे देने का फ़ैसला किया है कि हम वापस जो है वो उनको पैसे करेंगे, फ़ॉरेन रिज़र्व्स इसमें से श्रिंक होंगे, पाकिस्तान के पास जो सोचा जा रहा था कि आगे जाके इंपोर्ट का एक कुशन है वो ख़त्म हो जाएगा, यूरो बॉन्ड भी मैच्योर हो रहा है। तो इस सूरत हाल में जब फ़ॉरेन रिज़र्व्स आपके श्रिंक हो रहे होंगे तो आपको लगता है कि फिर मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी? ज़ाहिर है, देखें ना, अभी हम ऐसी कैफियत में नहीं है कि हम अपनी मईशत को कहें कि हम स्टेबल हो गए हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा तो रहे हैं लेकिन स्टेबल हो गए हैं, ऐसी सूरत हाल नहीं है। हम अपने जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर दबाव है कि हमने बैरूनी कर्जे देने हैं, हमने जिन मुल्कों से रिक्वेस्ट करके पैसे रखवाए हुए हैं वो वापस करने हैं। तो ये इतना शदीद दबाव है जो हमें संभलने का मौका भी नहीं दे रहा। हमें तो हर वक्त ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होती है कि अच्छा इससे बाहर निकल आएँ तो फिर देखते हैं इसे। अब इसके लिए जो है जिस अंदाज से हम चल रहे हैं वो ज़्यादा अरसा चलेगा नहीं, हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। दुनिया में जहाँ भी जिन मुल्कों ने तरक्की की है, आगे बढ़ने के रास्ते तलाश किए हैं, उन्होंने एक तो तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी का रास्ता अडॉप्ट किया है, जो एक बुनियादी बात है। दूसरा ये है कि जब हम ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, सादगी अपनाने की बात करते हैं, वो सादगी जो जहाँ पहले रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होती। इन हालात में भी हम जो है मतलब हुकूमत ये कहती तो है कि सादगी अपनाई जाए, लेकिन हुकूमत के अपने जो इक़दामात हैं वहाँ कहीं सादगी रिफ्लेक्ट नहीं होती।
तो जब तक वो अपने अंदाज़े ज़िंदगी को, अंदाज़े तर्ज़ हुकूमत को नहीं बदलेंगे, उस वक्त तक आवाम को ऐसा महसूस होता है कि एक गैप है कि आप हमें वसीयत नसीहत तो कर रहे हैं लेकिन ख़ुद आप इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि अपने रिसोर्सेज को दोबारा से सोचना होगा और उनको अपने इस्तेमाल में लाने के लिए, बेहतर इस्तेमाल में लाने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा और लोगों के रोज़गार के हवाले से कुछ इक़दामात करने पड़ेंगे, अपनी तालीम को बेहतर करना पड़ेगा। अब हमने देख लिया कि दुनिया में हालात क्या हैं, ठीक है, और जब भी कोई बुरानी कैफियत होती है तो हमें ये तो अंदाज़ा हो जाता है ना कि क्या अभी देखें, अब इस सारी सूरत हाल में हमारी DAP बाहर से आती है। बिल्कुल, तो इस पे जो है सर फूड, उस पे भी हमने जो है तफसीलन गुफ्तगू करनी है, आपने इसका थोड़ा सा इशारा कर दिया है। DAP बात करें, यूरिया के इंटरनेशनल प्राइसेस में अगर हम बात करें, वो भी सर्च कर चुकी हैं, गालिबन 15,000 रुपये पे चली गई है इंटरनेशनली और पाकिस्तान में 4400 पे है लोकली जो प्रोड्यूस यूरिया है। और उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि फिर इसको भी गैप को ब्रिज करना पड़ेगा, स्टॉक को कर लेते हैं जो लोग, उनको भी देखना पड़ेगा। इसके हवाले से भी तो एक मतलब जो लोकली इंतजामिया है जो शहरों की, उसको भी देखना होगा कि कहीं फूड की तरफ हम बहरान पे चले जाए। एक तो ये है कि यूरिया हम इंडिजिनसली तैयार करते हैं, मकामी तौर पे यूरिया तैयार होती है, लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो गैस है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री जो है वो यूरिया तैयार कर रही है उसको गैस प्रोवाइड की जाए, लेकिन गैस की किल्लत हो गई है, शदीद किल्लत हो गई है। और आगे सूरत हाल क्या बनती है तो यूरिया का भी एक बहरान सर उठा सकता है जो आगे मतलब एक तरफ फ्यूल क्राइसिस है, उसके साथ फूड का क्राइसिस एक हो सकता है, फिर इन्फ्लेशन जो इकोनॉमिक का जो क्राइसिस है वो हो सकता है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। फिर हम DAP, अच्छा ये इन दो खादों के बगैर जो है वो ज़राअत नामुमकिन है। खुराक में हम अगर ये नहीं डलेंगी तो फिर हम फी एकड़ पैदावार में बहुत नीचे आ जाएंगे, बहुत नीचे आ जाएंगे तो फिर हमें और मसाइल का सामना करना पड़ेगा। DAP हम बाहर से मंगवाते हैं, मराकश, सऊदी अरब और चाइना से। तो अब इस सारी सूरत हाल में आप देखें मराकश और सऊदी अरब से मंगवाना जो है मुश्किल हो जाएगा अगर खुदा न खासा ये जंग लंबी होती है। तो ये सारे बुरहान जो है वो अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब देखें ना, असूली तौर पे तो हमारे पास मनसूबाबंदी होनी चाहिए कि हम अगर ऐसी कोई कैफियत होती है तो हमने इसे किस तरह निपटना है। जैसे इसराइल जैसे मुल्क ने अपने शहरियों के लिए बंकर तैयार कर रखे हैं। हाँ जी। ऐसा ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो दुनिया में सब मुल्कों ने तैयारी कर रखी है। तो हमें कम से कम खुराक की खुद कफालत, हमें जो बुनियादी चीज़ें हैं और हम उसके लिए कहते हैं कि हम लोग एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, उसको देखते हुए तो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो तो ये इस सारी सूरत हाल का जो है वो अभी हमें सामना है। वो इस वक्त अभी मैं देख रहा था कि कीनिया की चाय के ढेर गोदामों में लग गए हैं, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। मुश्किलात तो सब के लिए हैं इस वक्त, पूरी दुनिया के लिए, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है हम आपको याद होगा कि इन्हीं प्रोग्रामों में डिस्कस करते थे कि आइंदा जो आने वाले साल हैं उनमें वही ममालिक सर्वाइव करेंगे जो खुराक में खुद कफील। बिल्कुल, ठीक है। तो अब आप देखें कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहती है तो आहिस्ता आहिस्ता खुराक के मामला जो है वो भी सीरियस होना शुरू हो जाएंगे और पूरी दुनिया में सीरियस होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अभी अगर फिल वक्त अगर हम बात करें तो जो हमारे पर रिजर्व्ड है उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि कहीं ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो तो नहीं सकती कि बिल्कुल इमीडिएटली जिसमें हमें ज़रूरत हो रिजर्व्स की, फूड के जहाँ तक ज़रूरत है, चाहे वो वीट हो या यूरिया की बात हो या फर्टिलाइज़र्स की बात हो या हमें जो स्टॉक चाहिए होता है फूड का उसकी बात हो। अच्छा, अभी तो कोई बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल कहीं भी नहीं है, क्योंकि इधर वेस्टर्न बॉर्डर भी तो हमारा बंद था, तो उसकी वजह से भी तो हमारी जो चीज़ों की एक्सपोर्ट हो रही थी वो भी रुकी हुई थी। तो हम जो गंदम की पैदावार है वो कोई 30-31 लाख मीट्रिक टन के मुसावी हम पैदा करते हैं और इसमें जो गैप आता है वो तकरीबन 1 लाख मीट्रिक टन का गैप आता है। तो वो एक छोटा सा गैप है, वो हमें या तो एक्सपोर्ट की तरफ ले जाता है अगर हम उसे ब्रिज कर, अगर वो गैप रह जाता है तो फिर वो हमें इंपोर्ट की तरफ ले जाता है। सर इसी फूड सिक्योरिटी पे जो है वो तफसीलन गुफ्तगू करते हैं कि इसको क्या सूरत हाल है और अगर कोई सूरत हाल संगीन होती है तो फिर उसमें से निकलना कैसे है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग जो इस वक्त हमारी मुल्क की इकॉनमी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। इसी के साथ हमने थोड़ी सी बात की फ़ूड के हवाले से कि कहीं इस सूरत हाल में कोई फ़ूड इनसिक्योरिटी जैसी सिचुएशन तो पैदा नहीं हो जाएगी। उस पर मज़ीद भी जो है वो गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गौहर रहमान शेख साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि ये जो पेट्रोल की जो पूरी सिचुएशन हुई है, फ्यूल क्राइसिस इस मुल्क में जो है वो बना हुआ है, उसकी क्या सूरत हाल है और आम आवाम का उस पर क्या रद्द अमल है। जी गौहर, बताइएगा जी क्या सूरत हाल है।
जी बिल्कुल, हर तरफ पेट्रोल पेट्रोल और पेट्रोल का इस वक्त शोर दिखाई देता है। हुकूमती ऐवानों की जानिब से भी और अवाम में भी इस वक्त एक बेचैनी की लहर पाई जाती है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़िश्ता एक माह के दौरान तवातिर के लिहाज से बड़ा इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई थी। इसके बाद हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी सामना था गुज़िश्ता रोज़, जो बड़ा इजाफा किया गया, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से कौम से खिताब किया गया और कौम को किसी हद तक रिलीफ फराहम करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये की कमी की गई। बड़े फैसले दीगर ये किए गए, जो आम पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, जो गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करती, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल नहीं करती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफरेंस देती है, तो क्यों ना उन्हें इस सूरत हाल का फ़ायदा पहुँचाया जाए और ऐसे में उन्हें जो है फ्री में, मुफ्त में बस सर्विस फराहम करते हैं। मुल्तान मेट्रो बस सर्विस और वीडा बस सर्विस को एक माह के लिए, 30 दिनों के लिए बिल्कुल तौर पर मुफ्त कर दिया गया है। मुल्तान के तमाम जो मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ से मुसाफिर मुफ्त में आज से सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा 90 के करीब वीडा बस सर्विस चला करती हैं। मुल्तान के मुख्तलिफ बसेस चला करती हैं जहाँ पर ये शहरी सफ़र किया करते थे। उनमें भी अब मुल्तान के शहरी जो है बिल्कुल बग़ैर किसी अदायगी के मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। तो जहाँ पर हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे किए गए हैं, वहीं पर रिलीफ फराहम करते हुए वीडा बस सर्विस को मुफ्त कर दिया गया है, ट्रांसपोर्ट को मुफ्त कर दिया गया है और काश्तकारों के लिए भी जो है रिलीफ पैकेज बनाया जा रहा है। और साथ साथ जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको जो है वो सब्सिडी देने के हवाले से ऐलान सामने आया था। अभी इस मरहले के ऊपर भी काम का सिलसिला जारी है, जिस पर शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द जो भी रिलीफ के ऐलानात किए हैं उन पर अमल दरामद करे, ताकि जो महंगाई का जो बड़ा तूफ़ान आने का खदशा था, जिसका आगाज़ हो चुका था, वो थम सके। जी बहुत शुक्रिया गौहर। जिस तरह नाज़रीन गौहर जो है वो बता रहे थे कि जल्द अज जल्द वो हंगामी इक़दाम करने की ज़रूरत है, कुछ रिलीफ देने की ज़रूरत है, ताकि ये जो एक तूफ़ान, महंगाई का जो तूफ़ान आ रहा है उससे निपटा जा सके, उससे जो है वो बचा जा सके। जनाब, हम लोग यही बात कर रहे थे डॉक्टर अमजद बुखारी साहब के एक महंगाई का तूफ़ान दोबारा लेकर आने वाला है, उसके ऊपर कोई हिकमत अमली की ज़रूरत है। फर्टिलाइज़र्स के और इसके जो काश्तकारों के लिए कुछ पैकेज की बात की जा रही है, गौहर साहब ने भी उसका जिक्र किया। इसके बारे में ज़रा बताएगा कि कोई मखसूस फार्मर्स को जहन में रखते हुए कोई पैकेज बनाया जा रहा है, कोई रिलीफ पैकेज? छोटे फार्मर्स के लिए डीज़ल पर जो है वो थोड़ी सी सब्सिडी का ऐलान किया है और हुकूमत जो है वो बाकी माजी करीब में भी कुछ सब्सिडी और कुछ कर्ज़े बिलासूद उनकी फरहमी का मुख्तलिफ प्लान जो है वो उनका इजहार भी कर चुकी है, इम्प्लीमेंट भी कर चुकी है। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हमें ज़रा काश्तकार की सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, कि उसके साथ क्या वो काश्तकार ये कह रहा है कि मैं अच्छी पैदावार देता हूँ, तो अच्छी पैदावार देने की वजह से मैं मार्केट में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैं बुरी पैदावार देता हूँ तो मैं ठीक रहता हूँ। अब आप देखें ना कि आलू की फसल बहुत अच्छी पैदावार हुई, किसान रुल गया। मटर की बहुत अच्छी पैदावार हुई, किसान रुल गया। तो जो पैदावार अच्छी होती है, पिछले साल गंदम के अच्छी पैदावार हुई, किसान रुल गया। वो कहते हैं कि हम अच्छी पैदावार देते हैं इसलिए कि मुल्क आगे बढ़े, हम खुशहाल हों, तो मैकेनिज़्म नहीं है, प्राइस मैकेनिज़्म ना होने की वजह से अभी देखें ये गंदम की फसल आ रही है, काश्तकार अनसर्टेनिटी का शिकार है कि उसकी फसल कितने में बिकेगी, कैसे बिकेगी, कौन खरीदेगा, कुछ उसे अंदाज़ा। वो जो प्लान हम सुन रहे थे हुकूमत की तरफ से बनाया जा रहा है कि मार्केट बेस्ड प्राइसेस होंगी, कुछ उसके ऊपर तय किया जाएगा, हुकूमत जो है वेबसाइट पे होगी, उसके ऊपर कोई हो गया इम्प्लीमेंटेशन? 3500 रुपये का ऐलान किया था हुकूमत ने कि 35 रुपये फी मन जो है हुकूमत गंदम की ख़रीदारी यकीनी बनाएगी और निजी शोबे के ज़रिए। फिर बाद में कुछ ये भी ऐलान हुआ कि कुछ स्ट्रेटेजिक ज़खायर के लिए जो है हुकूमत खुद भी गंदम खरीदेगी। अच्छा, अभी अमली तौर पर जिन्होंने गंदम की ख़रीदारी के अमल को मॉनिटर करना है, मार्केट पर जिनके असरात मरतब होने हैं, वहाँ भी अनसर्टेनिटी है, उन्हें भी कुछ नहीं पता कि क्या मैकेनिज़्म है और किस तरह। अब देखिए ना, फसल आ रही है और अभी हम मैकेनिज़्म नहीं तैयार कर पाए। दूसरा ये कि 3500 रुपये का हमने जो रेट का अंदाज़ा लगाया और कहा कि इसको इंश्योर करेंगे, ये हम कर रहे थे जब डीज़ल जो है वो कहीं खड़ा हुआ था और आज डीज़ल जो है 520 रुपये पे पहुंच गया। बिल्कुल, कॉस्ट प्राइस बिल्कुल ही बढ़ गई है, तकरीबन डबल हो गई है। ठीक है ना। अब वो डबल हो गई है डीज़ल की प्राइस, और अभी ये जो हार्वेस्टिंग का सीज़न है गंदम की, उसमें कटाई भी होनी है, गहाई भी होनी है, तो ये सारा काम डीज़ल से होता है।
जितने इक्विपमेंट हैं वो सारे डीजल से चलते हैं, तो अचानक कास्ट बढ़ गई। अब हुकूमत को इस सारी सूरत हाल में सामने आना चाहिए ना, उस प्राइस को एक तो रिव्यू करना चाहिए, फिर उसके मैकेनिज्म को क्लियरली जो है वो बताना चाहिए कि क्या मैकेनिज्म होगा, किस अंदाज से खरीदारी होगी। तो काश्तकार का मामला ये है, वो ये कहता है कि एक तो हमें इनपुट जो है वो महंगी दी जाती हैं, दूसरा हमारी जो प्राइसेस हैं उसमें हमें मार्केट के सामने फेंक दिया जाता है, हमें कुछ पता नहीं है कि हमारे साथ क्या सलूक हो। और हम अब मार्केट ड्रिवन जो है वो मैकेनिज्म ला रहे हैं। गन्ने की फसल पे भी यही होने जा रहा है कि वो जो स्पोर्ट प्राइस है बज़ाहिर उसको खत्म करने जा रहे हैं। जो हम इकोनॉमिस्ट पे यही बात कर रहे होते हैं और बज़ाहिर ऑन पेपर लगते भी ठीक है कि मार्केट तय करे, कंपटीशन होगा, उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आएंगी। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, दुनिया भर में ऐसा होता है, लेकिन फिर दुनिया भर में कार्टेल को भी नहीं जो है वो अपने दिया जाता, नहीं उनको सर उठाने। यहाँ तो कार्टेल्स हैं, सारे शोबों में माफियाज हैं हमारे मुल्क में, और वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, प्राइस को कंट्रोल करते हैं, वही तय करते हैं कि फ़लाँ चीज़ की प्राइस क्या होगी, वही इतनी मिकदार में मटेरियल जो है वो मार्केट में लाते हैं कि वो प्राइस जो है वो डिस्टर्ब ना हो और वो उनके कंट्रोल में रहे। या तो फिर वो कार्टेल्स कंट्रोल किए, कार्टेल्स को जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जी, उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम, मैं जुल्कनैन बात कर रहा हूँ बकर से। सर मेरा एक सवाल भी है और एक छोटा सा ओपिनियन है कि जिस तरह हुकूमत ने ये पेट्रोल बम आवाम पे गिराया है, तो इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। ये रिलीफ देने का ऐलान तो कर रही है जी, वो रिलीफ लेना भी इतना मुश्किल है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड करवाएं, आप अपना लाइसेंस मोटरसाइकिल का जमा करवाएं। तो जो आम आदमी है, दिहाड़ीदार आदमी है, वो तो रुल गया है। और दूसरा, हुकूमत चाहे कोई भी सियासी जमात हो, तमाम सियासी जमातों ने मीडिया मैनेजमेंट इतनी अच्छी की हुई है कि हम तो हैरान हैं कि मतलब वो जितना उसका रिएक्शन आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। मीडिया मैनेजमेंट इतना उन्होंने बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। तो वतन अजीज के लिए दुआ करते हैं। कुछ आलमी मसाइल भी जरूर हैं, मगर कुछ पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ज्यादा ही उनको दिल पर ले लिया आलमी मसाइल को, और कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं जी। जो आम आदमी के लिए दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी, तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी, तो मसाइल बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी जुल्कनैन साहब। सवाल के बजाय गालिबन उनका कमेंट ये एक ज़्यादा था, लेकिन बहरहाल एक तो ये वो कह रहे हैं कि रद्द-ए-अमल जिस तरह आना चाहिए था वो नहीं आया। रद्द-ए-अमल, शदीद रद्द-ए-अमल था कि एक ही दिन में वज़ीर-ए-आज़म को जो है रिवर्स करना पड़ा। हाँ, रिव्यू करनी पड़ी है प्राइसेस पर, और इस पे देखें 80 रुपए जो है, अगर ये 8 रुपए भी होता तो जो है ना महसूस होता। 80 रुपए एक बड़ा ह्यूज अमाउंट है जिसमें रिडक्शन हुई है। अच्छा, इनके कॉलर से एक बात जो आप पहले ऑस्टेरिटी मैयर्स की बात कर रहे थे, वो बहुत मायने रखती है कि आपको दिखाना पड़ेगा अब क्या हम भी अपना कट लगा रहे हैं। अच्छा, ये दोनों तरफ ना, दोनों तरफ। अच्छा, कट लगाना ये नहीं, अब जैसे कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि जी हम 6 महीने का करेंगे, वही आप कट लगाने की बजाय आपकी जो हुकूमती मशीनरी है उसके अंदर सादगी नजर आनी चाहिए। असल जो बात है कि अगर हम करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीद के अगर हुकूमती मशीनरी को फराहम करते हैं और जिन पे फ्यूल कास्ट भी बहुत ज़्यादा आती है, तो वो हम ये कहती है ना छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें। आप लोगों को कहते हैं कि सादगी अपनाएं, हम तो लोगों को कह रहे हैं कि भाई मोटर बाइक खड़ी कर दें, साइकिल उठा लें। जो हालात हो गए हैं उसमें हमें अपने साइकिल कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता फ़रोग देना चाहिए, ठीक है ना। कोई हर्ज नहीं, अगर आप 2-3 किलोमीटर का सफ़र कोई कर रहे हैं तो उसमें साइकिल पर सफ़र करने में क्या मज़ायका है। हमारे यहाँ तो अब सेहत भी अच्छी रहेगी, जेब भी अच्छी रहेगी। वालिद साहब तो मुझे ये कहते हैं, बेटा आपने थोड़ा सा दूर भी जाना हो तो आप मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो साइकिल का होता है उसको लाना पड़ेगा लाजमी तौर पर। वो साइकिल वाले, एक तो ये हुआ कि साइकिल बड़ी महंगी हो गई। अगर ये साइकिल 5-7 हज़ार रुपए की होती तो आप देखते कि हर तरफ साइकिल ही साइकिल नजर आती। साइकिल खुद जो है 70-80 साइकिल की कास्ट में चली गई, अच्छी साइकिल। तो वो साइकिल जो है वो लोगों ने पहले बेच दी, अब साइकिल दोबारा लेना मुमकिन नहीं रहा लोगों के लिए, ये भी बड़ा मसला हो गया। लेकिन ये है कि हम इतना आदी हो गए हैं, मोटरसाइकिल ने लोगों को एक इस तरह उनकी ज़िंदगी को जमूद का शिकार कर दिया है कि जो लोग घरों में से निकलते हैं तो वो कमरे से ही मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और वापस कमरे में ही आगे उतरते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो दफातर में जाते हैं वो भी जाके वो जहाँ ये नहीं है, दो कदम भी चलना मुमकिन नहीं है अब उनके लिए ना। अच्छा, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपको ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट तक को पैदल चल के जाना पड़ता है, उतर कर फिर आप जहाँ जा रहे हैं थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। इसी तरह साइकिल के अंदर जो है वो वर्जिश है, तो हमें वो अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारी सड़कें और हमारी फुटपाथ वो भी इसकी इजाज़त दे रही हैं
अभी जो साइकिल सवार है उसके लिए सड़कों पर साइकिल चलाना मुश्किल है और पैदल चलने वाले को पैदल चलना मुश्किल है। तो इसकी तरफ हम जब ये कहते हैं ना कि हुकूमत को ये इकदाम करना, तो ये देखें, मैं और आप फुटपाथ खाली नहीं करवा सकते, हमारा डोमेन नहीं है, ठीक है ना, ये तो हुकूमत नहीं खाली करवाने हैं ना, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कहीं भी आप 100 मीटर पैदल चल के दिखा दें किसी सड़क के किनारे पर, मुमकिन नहीं है ना। तो ये इस पे जो हम खामोशी अख्तियार किए हुए हैं बतौर रियासत, तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। साइकिल भी तब चल सकेगा जब आपकी रास्ते ठीक होंगे, आप कम से कम सड़कों पर मुमकिन हो, वरना फिर वही हादसा होंगे। दूसरा ये है कि जो वो हुकूमती सतह पर नज़र आनी चाहिए, रिफ्लेक्ट। जब आप कहते हैं हमने कट लगा दिया जी, फ्यूल पर कट लगा दिया, तो वो आम आदमी को महसूस नहीं होता, आम आदमी को महसूस नहीं, आम आदमी कहते हैं कि नजर आए, बस कट लगा हमारे उसे नजर आए, ठीक है ना जी। कहीं ना कहीं इस पे भी जरा गुफ्तगू कर लेते हैं कि आम आदमी की क्या जिम्मेदारी है इस सारे सूरत हाल में। अगर जैसे आप साइकिल की बात करें तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़रा इस्तेमाल करना शुरू कर दें और हुकूमत की तरफ से जो हमें रूल्स और रेगुलेशन दी गई हैं उसको जो है वो मिनिमम फॉलो करें ताकि हमारे सबके लिए बेहतरी हो। नाज़रीन, इस पर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करते हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, उसकी तफसीलात क्या हैं, हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं, क्या नए ऐलानात किए हैं, उसकी तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे राना सलमान ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान साहब, बताइएगा जी क्या सूरत हाल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़ा पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से एक मुआशी अनस्टेबिलिटी को देखते हुए एक ऐसा इकदाम लिया गया है जिसमें कहा गया है कि पंजाब भर की जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो फ्री कर दी जाएगी और मुल्तान में भी इस वक्त मेट्रो बस सर्विस जो है उसके फेयर्स जो हैं वो बिल्कुल मुफ्त कर दिए गए हैं और आवाम जो है वो इस वक्त मेट्रो को इस्तेमाल कर रही है। ख़ास तौर पे बात करेंगे स्टूडेंट तबके की और जॉब करने वाले लोगों की, तो जॉबियंस जो हैं वो भी इस वक्त मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मेट्रो जो है वो फ्री कर दी गई है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफा हुआ जिसकी वजह से अवाम की तरफ से एक ये रद्द अमल मिला कि उनके क़ुव्वत ख़रीद और मुतासर होने का ख़दशा हुआ। उसी के साथ साथ जो इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो यूज़ कर रहे थे उसके फेयर्स जो थे वो भी बढ़ रहे थे, जिसमें टैक्सीज भी हैं और रिक्शा ड्राइवर्स भी हैं, उन्होंने भी अपने फेयर्स जो हैं वो बढ़ा दिए थे। तो उसी की पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से ये इकदाम लिया गया कि तमाम के तमाम जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली बस सर्विसेज हैं और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं उनको फ्री कर दिया जाए। और वही इकदाम जो है वो मुल्तान में देखने को मिला और इस वक्त मेट्रो स्टेशन पर लोगों का जम गफ़ीर जो है वो इस वक्त मौजूद है और लोग जो हैं वो अपने कारोबार की तरफ जो है वो इस मेट्रो स्टेशन को इस्तेमाल करते हुए जो है वो जा रहे हैं। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स भी इस वक्त यहाँ से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और अपने कॉलेजेस की तरफ जो है वो जा रहे हैं। ख़ास तौर पे हमने देखा है कि मेडिकल के स्टूडेंट्स और मेडिकल पेशे से वाबस्ता लोग जो हैं वो इस वक्त इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स की बात करते चलें तो ख़वातीन का जो इस्तेमाल है मेट्रो का वो बढ़ चुका है और हुकूमत जो है वो इस चीज़ को देख रही है कि आने वाले वक्त में जितना भी टाइम लगता है माशी हालात को बेहतर होने के लिए, तो तब तक जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है आवाम के लिए फ्री रखी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सलमान ज़मीर साहब, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह सलमान साहब बता रहे थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अब फ्री कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से, तो अब यहाँ पर अब कुछ हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग बजाय इसके कि बच्चों को छोड़ने के लिए हर बंदा अपनी गाड़ी इस्तेमाल करे, तो स्कूल की वैन इस्तेमाल की जा सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि थोड़ा सा हिस्सा हम भी अपना डालें मुल्क कौम के लिए और बजाय इसके कि हम अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए काम करते रहें, थोड़ा सा आवाम को जो रिलीफ दिया जा रहा है और हुकूमत की तरफ से हमें कहा जा रहा है उस पर अमल करें। जनाब, इस पर थोड़ा सा बताइएगा बुखारी साहब कि कुछ हमारी भी तो जिम्मेदारियां हैं ना कि हम भी कुछ ना कुछ अमल करें जो हमें रूल्स और रेगुलेशन बताए जा रहे हैं। इसी तरह जो कुछ हम सुन रहे हैं अभी तक इस पर बात जो है वो अमल नहीं किया गया, स्मार्ट लॉकडाउन का जो सुन रहे हैं, अगर वो लगाया जाता है तभी हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। दो तरफा जिम्मेदारियाँ हैं, अवामी सतह पर भी हैं और हुकूमती सतह पर भी हैं। देखें, हमें अपनी ज़िंदगी को ढालना है, गवर्नमेंट हमें फोर्स नहीं कर सकती कि आप साइकिल इस्तेमाल करें, आप पैदल चलें जी, ये हमने खुद ही फैसला करना ना कि हमारी सेहत के लिए भी क्या अच्छा है, जेब के लिए भी क्या अच्छा है, दोनों चीज़ें सोच के हमने उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ढालना है। हमारे यहाँ अब ये अमूमी रिवाज है, आप देखें कि
आप किसी भी बड़े स्कूल के सामने जाकर खड़े हो जाएं, अगर 1000 बच्चा पढ़ रहा है तो 1000 गाड़ी आएगी। बिल्कुल। ठीक है, 7 सीटर गाड़ी है, अकेला आदमी ट्रैवल कर रहा होता है। ठीक है ना जी, दुनिया भर में ऐसा मंजर नहीं है। आप यकीन करें कि पैसे वाले मुल्क भी जो है ना, पैसे वाले जहाँ पैसे करोड़ों रुपए की गाड़ी लेके फिर वो भी 2 सवारियाँ बिठा लेते हैं साथ में कि जी हम जा रहे हैं तो ये ट्रैवलिंग ऐसी ज़ाय ना हो। तो हमारे यहाँ जो ये कल्चर है इसको बदलने के लिए हमें ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में सादगी लाना होगी। बहुत सारे मामलात हैं जिनको हम ज़रा थोड़ा सा रिव्यू करके अपनी ज़िंदगी बदल कर अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये डिस्कस किया था कि इस तरह के जो बहरान होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ग्लिमर ऑफ होप लाजमी होता है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है। ईवीज़ का हमने जिक्र किया था। अब सूरत हाल पेट्रोल को देखते हुए लोग रश करेंगे बैंक्स की तरफ या ईवीज़ को ख़रीदने के लिए। तो आपको लगता है कि ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि जिस तरह सोलर का एक हमारे पास आ जाया था और आवाम ने बड़ा उसको लगवाया था, सोलर एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन किया था, हम मोटरसाइकिल्स की तरफ भी जा सकते कुछ हैं? ज़रूरी तो नहीं है कि हम बुरान में जाके चीज़ों में अपॉर्चुनिटी ढूंढें। लेकिन सर ये अलमिया तो है ना, दुनिया को हमारे नज़र साथ आ रही ऐसा थी ना कि जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है वो अब ज़रूरत है और इस तरफ आना है। दुनिया ने टारगेट सेट्स कर लिए थे और बहुत तेज़ी से जो है वो ईवीज़ की तरफ जा रहे थे। और हमारे यहाँ तो अल्लाह ने बड़ा मेहरबानी की हुई है कि पूरा साल जो है वो सनशाइन मौजूद होती है, तो हम सोलर से जो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और उससे एनर्जी गाड़ियों के लिए तमाम शोबों में हासिल कर सकते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। ये ठीक है कि अब ज़ाहिर है इस तरफ लोग आएंगे और गाड़ियों में भी फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ बननी चाहिए। इससे पहले हमारे पास जो गाड़ियाँ आ रही थी हम बहुत से इंपोर्ट किए जा रहे थे, 4700 सीसी अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। कमाल ये देखें ना, मतलब अब इसमें दो तरफा मामला आते हैं। भाई ये यहाँ हुकूमत किधर होती है? अच्छा, हुकूमत इस चक्कर में कि चले चंद पैसे आ जाएंगे। लेकिन सर हुकूमत ने तो सब्सिडाइज किया हुआ ना, हुकूमत ने तो आपके लिए ईवी को भी सब्सिडाइज कर दिया, आपको कहा कि आप सोलर को भी सब्सिडाइज कर दें। गो के कुछ दिनों में वो नेट मीटरिंग का थोड़ा सा चल रहा था। देखिए ना, हुकूमत उस हर चीज़ में हुकूमत अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करती है कि जी कहाँ कट लगाया जा सकता है, कहाँ ये जो है ना रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, तो उसको देखें। अभी ये जो बात हो रही है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अमली सूरत हाल ये है कि हमारे बेशतर रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तयाब ही नहीं है। ठीक है ना, हम वेडा को देखते हैं या मेट्रो को देखते हैं तो मखसूस रूट्स पर दस्तयाब हैं, जो जिन्होंने उन पर ट्रैवल करना है तो उन्हीं को ट्रांसपोर्ट दस्तयाब है। अब बाकी जहाँ ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं है वहाँ हमने सिर्फ लाइसेंस इशू करना है, रूट परमिट देना है कि वो जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर है उसको परमिट देना है कि आप इस रूट पर गाड़ी चला लें, तो वो गाड़ी भी ले आएगा, चलाएगा भी खुद। हम इतने लेथार्जिक हैं कि हम परमिट भी नहीं दे पा रहे लोगों को। अच्छा, इससे पहले जो मंजर था, ये जब ये वेडा और मेट्रो से पहले इन सारे रूट्स पर ट्रांसपोर्ट चलती थी। हमने कहा कि इनको कामयाब करना है, हमने वो ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी। ठीक है, चले आप उन रूट्स पे बंद कर देते जहाँ ये चलती थी, बाकी रूट्स पे भी ट्रांसपोर्ट बंद। इसी में जो हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप एक मंसूबा था जिसको एडवर्टाइज भी बहुत ज़्यादा किया गया, ग्रीन बसेस का हम सुन रहे थे, जो इलेक्ट्रिक बसेस आनी थी, उसका सर क्या बना? मुल्तान में उसकी क्या? ग्रीन बसेस आ रही हैं, ग्रेजुअली आ रही हैं। मुल्तान की जो बसेस थी वो किसी और ज़िले को दे दी गई, आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता ना, तो वो आ जाएंगी। लेकिन अब देखें ना, जो बसेस हम ला रहे हैं उसमें भी मैं समटाइम बड़ी हैरानी होती है कि हमें स्मार्ट बसेस चाहिए, फैलाव वाली बसेस नहीं चाहिए। अभी भी जो हम शहरों में लाए हैं बसेस और उनको बहुत तंग रूट्स पर भी चला दिए है, जिसकी वजह से हर वक्त ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, वो फैली हुई बसें हैं। हमें स्मार्ट बसेस चाहिए थी। आप हर जगह पर वो बस नहीं ला सकते, कहीं आप वैन चला दें। इससे तो 50 साल पहले चले जाएं, आप यकीन करें कि जो ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम था वो कहीं ज़्यादा बेहतर था। आज मुझे बताएं, ये जो चिंगची रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा हम चला रहे हैं, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? मतलब ना आप इज्जत से बैठ सकते हैं, ना किसी तरह उसमें सेफ्टी है। ठीक है, तो आज इस दौर में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने मुहैया की हुई है लोगों के लिए, और हम कह रहे हैं कि ये देखें, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करें। कोई जो है वो बंदा, आप सोचे फैमिली के साथ पीछे बैठा हो, क्या मंजर। तो आप अच्छा, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करना है। इससे पहले बड़ी अच्छी वैगनें चलती थी, इससे पहले वो हमें याद है फोर्ड की वैगनें बड़ी अच्छी, आज से 40 साल पहले बड़ी अच्छी वैगनें चलती थी ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। आज हम चिंगची रिक्शे पर, मोटरसाइकिल रिक्शे पर आ गए। तो अच्छा, फिर चाइना बड़ी तेज़ी से, जैसे आपने ईवी का जिक्र किया, इतनी तेज़ी से इतनी स्मार्ट और इतनी कमाल व्हीकल्स तैयार कर रहे हैं कि आप देख के हैरान रह जाएं। ठीक है, वो हमारे इंजीनियर्स किधर है? ठीक है, हम क्यों इसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं? हमारे लिए आज भी
हम फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ क्यों नहीं ला पा रहे थे? बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना जी, हम 2 लोगों की गाड़ी, 1 बंदे की गाड़ी, 3 लोगों की गाड़ी क्यों नहीं ला पा रहे? एक जामे हिकमत है वो जनाब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसमें ज़रूरत है, पूरी दुनिया जो है वो ट्रांजिशन कर रही है अब इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, तो हमें भी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है। हमारा जो फ्यूल मिक्स है उसमें बहुत बड़ा जो चंक है वो ऑयल का है, जिससे हम बिजली प्रोड्यूस करें, उसको कम करने की ज़रूरत है, रिन्यूएबल सोर्स की तरफ जाने की ज़रूरत है। थोड़ी सी जंग के सूरत हाल पर बात कर लेते हैं कि अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, आगे कितने दिन हमने ये जो है वो सारी सूरत हाल को बर्दाश्त करना है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे शकील सुल्तान जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो एक सजेशन देना चाहते हैं। उनका पहले से जो है वो सजेशन सुन लेते हैं। जी शकील सुल्तान साहब, क्या सजेशन है जी आपका? जी, हम इस वक्त मोटरसाइकिल या गाड़ी पर बैठ के नहीं बल्कि साइकिल पर बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पेट्रोल की कीमत ऐसी हो चुकी है कि एक आम शहरी पेट्रोल ख़रीद कर बाइक पे नहीं डलवा सकता और मोटरसाइकिल पर सफ़र नहीं कर सकता। हम इस वक्त कासिम बेला में मौजूद हैं और यहाँ बड़ी तादाद में शहरी काम पर जा रहे हैं या तालीमी इदारों की तरफ जा रहे हैं या कहीं कोई नाश्ता लेना है, साइकिल पर सफ़र कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। साइकिल पे सफ़र करके पेट्रोल की मेरी आधे से ज़्यादा की पूरी बचत हो रही है। अच्छा। एक तो मेरे सेहत बन रही है, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि मैं अपना घर का खर्चा चलाऊँ या सर जी, पहले मोटरसाइकिल का कितना खर्चा आता है अगर काम ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ? ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, मतलब 200 हो जाती है। कहते हैं कि लोगों का वक्त बदलता है लेकिन यहाँ सवारी ही बदल गई है। तो यहाँ पे मुल्तान में अब सड़कों पर हमें गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल कम, यहाँ पे साइकिल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और साइकिल पर बूढ़े भी सफ़र कर रहे हैं, बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, नौजवान भी सफ़र कर रहे हैं। साइकिल चलाओ, पैसे बचाओ, क्योंकि पेट्रोल जड़ा है और तुहाडी अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं आ रहा जी। बहुत शुक्रिया शकील साहब। जिस तरह नाज़रीन शकील साहब बता रहे थे कि अब आपने पेट्रोल बचाना है तो ज़रा छोड़ दें गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को और साइकिलों का इस्तेमाल करें। बुखारी साहब भी यही मशवरा जो है वो दे रहे थे। सर, हमें साइकिल के जो कल्चर है उसको फ़रोग देने की ज़रूरत है, क्योंकि आम आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है पेट्रोल की जो प्राइसेस है। इस पर आप जो है वो तफसीलन हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद कुछ कॉमेंट करना चाहते हैं शकील साहब के सजेशन पर? देखिए, ये सजेशन पे नहीं चला जाता, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलते हैं। अगर आपने 12-15 किलोमीटर दूर जाना है तो जाहिर है आप साइकिल पर जाएंगे तो आप आज के दौर में मुश्किल हो जाएगा, वक्त बड़ा कीमती है। तो अगर लेकिन हम छोटे मोटे काम, चाहे वो जितना भी कोई ताकतवर आदमी है, पैसे वाला आदमी है, अगर वो छोटे मोटे काम 1-2 किलोमीटर के अगर साइकिल पर करेगा, पूरी दुनिया में लोग, पैसे वाले लोग साइकिल चलाते हैं। पूरी दुनिया में आप सियाहत के लिए जाएं तो साइकिल किराए पे मिलता है, आप साइकिल चला लेते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा ढाल लें ना। पाकिस्तान की जो हमारे मुल्तान में भी ये कल्चर साइकिलिंग का आ रहा है, रोज़ रात को लोग जो है वो निकलते हैं, कुछ साइकिलिंग के लिए जाते हैं, कुछ, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ा एक मखसूस सा तबका है जो उनके साइकिलिंग के क्लब्स हैं, बड़े शहरों में भी इस तरह हो रहे हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा मासिस के लिए बनाया जाए, थोड़ा सा इसको एडवर्टाइज इस तरह किया जाए ताकि लोग जो है वो उसके तरह कल्चर तो बने ना साइकिलिंग। एक बड़ा अहम मामला है कि साइकिल बहुत महंगा हो गया। हाँ, ठीक है ना जी, वो साइकिल खरीदना भी हर आदमी के बस में नहीं रहा। और अगर आप कुछ ऐसे शुगल के तौर पे साइकिल चलाना चाहते हैं, पार्ट टाइम चलाना चाहते हैं कुछ छोटे मोटे काम के लिए, तो आपको 70-80 हज़ार रुपये लगाने पड़ते हैं। अच्छा साइकिल है वो इतने का ही है, तो वो मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, कुछ आपको सोचना चाहिए। सर, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की थी कि अब जंग की क्या सूरत हाल हो सकती है आने वाले दिनों में। जो बयानात हम सुन रहे हैं वो तो काफ़ी ख़तरनाक हैं। कहा जा रहा है कि वी विल सेंड बैक टू दी स्टोन एजेस, और ग्राउंड्स पर फोर्सेस उतारने की बात की जा रही है। तन्हा हो चुके हैं, यूएस है जो है वो, यूरोप उनकी उस तरह हेल्प नहीं कर रहा जो उनको तवक्को थी। क्या सूरत हाल देख रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या होगी? देखिए, इस मामले में पूरी दुनिया जो है उस पर सवालिया निशानात खड़े हो गए हैं। देखिए, कोई भी मुल्क जस्टिफाई करार नहीं दे रहा इस अटैक को जो इसराइल ने ईरान पर किया है अमेरिका की मदद के साथ। तो कोई भी इसे, जब आप इसे एक गैर जिम्मेदाराना फेल कह रहे हैं और इसकी मजम्मत कर रहे हैं, तो फिर इस पर भरपूर अंदाज पूरी दुनिया को उठानी चाहिए थी। सबसे पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इस सारे मामले में कटारे में खड़ा हुआ है, और अक़वाम मुत्तहिदा इस सारी जंग से और ये इस अटैक से कमज़ोर हो गए, बतौर इदारा कमज़ोर हो गया। काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि उस इदारे की कोई इस तरह की हमें नज़र नहीं आ रहा था कि कोई रिज़ॉल्व कराया कोई इशू, चाहे वो कश्मीर इशू हो, चाहे कहीं पर भी जंग हो रही हो। तो बहरहाल अब इस इदारे के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि इसको किस तरह मज़ीद जो है वो मजबूत बनाना चाहिए इस जंग से, अब ताकि कभी भी इस तरह की सूरत हाल हो तो हमने कैसे निकलना है इसमें से। जी,
ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा इस सारे मामले में जो है वो कमज़ोर हुआ है, बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतें फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, जिनको हम टेक्नोलॉजी में आगे समझते हैं, इनमें से बेशतर के पास कस्टोडियन ऑफ द पीस। हाँ जी, तो वो भी मतलब आप देखें ना कि उनके लिए भी जो है वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जहाँ बिल्कुल खड़ा कर दिया, तो वो उनके लिए मुश्किल। कॉलर हमारे साथ सर लाइन पर मौजूद है, मैं चाह रहे हैं कि हम पहले उनका सवाल जो है वो ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। मुल्तान से जी मैम सवाल कीजिएगा। वो कहते हैं ना कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो हम अगर साइकिल को लेके बात करते हैं तो ये तो बिल्कुल एक मतलब हमारे लिए या कहने के लिए एक बात बनती है, अदरवाइज ये हर इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ना ही हमारी ट्रैफिक जो है इतनी अच्छी है कि वो साइकिल वाले का ख्याल करेगी, और ना ही हमारी रोड इतनी अच्छी है। बाकी ये है कि कुछ बातें बहुत अच्छी भी की हैं आपके मेहमान ने, और आपने भी की हैं अच्छी बातें, लेकिन फिर भी महंगाई तो महंगाई है, क्योंकि पेट्रोल अगर महंगा हो चुका है, हर चीज़ महंगी, हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन के इन ड्राइव भी अगर लेते हैं किसी मेडिसिन के लिए या कोई इमरजेंसी काम के लिए, उसके भी रेट हाई हो चुके हैं। मतलब एक इतनी की चीज़ नहीं होती जितने कि हम लोगों को उसका रेंट देना होता है कि भाई हम लेकर आए हैं, हमें इसके पैसे इतने चाहिए। तो मतलब ये महंगाई के बाद वो जिसका तूफान है, क्या वो थम सकेगा? क्या वो वापस उसी रेट में हर चीज आ जाएगी? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। बहुत ही जायज़ आपने सवाल किया मैम, आपका जवाब जो है वो बुखारी साहब से हम ले लेते हैं। वो कह रही हैं कि हमारे यहाँ तो ये भी एक मसला है ना कि एक चीज़ की प्राइस जब बढ़ती है तो फिर उस तरह कम नहीं होती, तो आगे आने वाले दिनों में कहीं तवक्को रखें, हम होप रखें कि सूरत हाल कुछ बेहतर होगी? बेहतर होती नज़र तो नहीं आ रही। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला मेहरबानी करे। महंगाई फ्यूचर में तो नहीं आगे गई है, तो इसमें हमें अपनी, मैंने पहले भी कहा कि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा सादगी की तरफ ढालना होगा। अपने जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको ज़रा कटेल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जंग की कैफियत है और हमारी जो इकॉनमी है वो इम्पोर्ट ओरिएंटेड है। हर चीज़ बाहर से मंगवा, चाय की पत्ती बाहर से आती है, घी बाहर से आता है, तेल बाहर से आता है, दालें बाहर से आती है, ठीक है ना। वो खुराक की चीज़ें भी बाहर से आती हैं, तो हमें ज़रा थोड़ा सा अपने अखराजात को कटेल करना पड़ेगा। दूसरा जो इन्होंने बात की है बिल्कुल जायज़ है। मैं इसलिए कह रहा था कि हमारी हुकूमतों को अपनी फुटपाथ खाली करानी चाहिए ताकि लोग पैदल चल सकें, और साइकिल के लिए भी जो है माहौल साइकिल चलाने के लिए मुयस्सर होना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि चलें, शहरों की ये सूरत हाल है, देहात में तो तकरीबन हर घर में साइकिल मौजूद है जी, ठीक है, और वहाँ पर ये इशू भी नहीं है कि लेकिन वो भी लोग आदी हो गए। एक तो हर आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है, देहात में भी छोटे से फासले के लिए भी मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहा है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि वहाँ पर ख़वातीन को साइकिल चलाने की इजाज़त नहीं है। अगर वहाँ पर ख़वातीन को भी साइकिल चलाने की इजाज़त दे दी जाए तो हमारी ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बल्कि हम बहुत सारी तवानाई भी बचा सकेंगे और अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ भी ला सकेंगे। तो वहाँ भी बेहतरी हो सकती है। हम जंग की बात कर रहे थे, उसको ज़रा कंक्लूड कर लेते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मीडिएशन जो पाकिस्तान ने शुरू की, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कल जो लिखा है वो सूरत हाल बड़ी अजीब सी है कि मीडिएशन वो ज़्यादा कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। तो इस सारी सूरत हाल में अभी हमने देखा कि वो 3 तैयारे मज़ीद गिर गए, 2 हेलीकॉप्टर भी अमेरिका गिर गए, तो उसका रद्द-ए-अमल भी आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल जो है वो ख़राब, नियर फ्यूचर में तो सूरत हाल बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली। डॉक्टर अमजद बुखारी साहब बहुत शुक्रिया जी। हफ्ते के दिन हम कोशिश करते हैं कि सहरासिल गुफ्तगू हो, पूरे आलमी मंजरनामे को जो है वो समझा जाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको भी प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो पसंद आएगा। अब आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद एक नए टॉपिक, कुछ नए गेस्ट के साथ। तब तक अपने मेज़बान का इंतज़ार कीजिएगा। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे आलमी मंजरनामे के ऊपर, और इस वक्त जो इंटरनेशनली जो सूरत हाल है, जिसको डिफेंस एनालिस्ट और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के दहाने पर खड़े हैं, और अगर मज़ीद अब ये जंग जो है वो तूल पकड़ती है तो उसका लामहला तौर पर इम्पैक्ट पाकिस्तान में रहने वाले आम शहरी पर होगा। उससे किस तरह बचना है, क्या सूरत हाल है, उसके ऊपर तफसीलन जो है वो हमने गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग सर्विस डिलीवरी और जो कारकर्दगी होती है ब्यूरोक्रेट्स की, उसके ऊपर। हुकूमत की तरफ से इसको जांचा जाता है और फिर ब्यूरोक्रेट्स को कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं शहर की मुनासबत से। आज उसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं उस्मान ताहिर जप्पा साहब, जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं मुजफ्फरगढ़ के। इन्होंने उसमें पहली पोजीशन हासिल की है, 97.92 पॉइंट्स के साथ ये पहली पोजीशन हासिल की है। किस तरह हासिल की है, यंग ब्यूरोक्रेट्स को ये क्या मशवरा देंगे कि सर्विस डिलीवरी को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, और
मुजफ्फरगढ़ में जो चैलेंजेस हैं उससे ये किस तरह निपट रहे हैं, और जो आने वाले अब जो इस पूरी सूरत हाल के बाद जो आने वाले चैलेंजेस हैं उससे किस तरह निपटेंगे, उस पर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला। पहले तो ज़रा इस कामयाबी पे आपको सर बहुत बहुत मुबारकबाद। आप बताइएगा जी, क्या ऐसी हिकमत अमली आपने अपनाई जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको जो है वो फिर नवाजा और आप कामयाब हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रोही टीवी का एक मौका देने का, ताकि हम भी मुजफ्फरगढ़ में जो काम है उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इनिशिएटिव्स को बयान कर सकें। बुनियादी तौर पे जी रैंकिंग्स जो हैं वो डिजिटल हैं सारी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुख्तलिफ डैशबोर्ड्स बना रखे हैं जिसके ऊपर आपकी जो कारकर्दगी है, मतलब जितनी फील्ड फॉर्मेशंस हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी कारकर्दगी को डिजिटली मॉनिटर किया जाता है, जिसमें रेवेन्यू है, जिसमें और बाकी सर्विसेज डिलीवरी के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अलग-अलग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। फिर उसके ऊपर डिजिटल रैंकिंग, जैसे आपने बताया कि वो मार्किंग के साथ होती है। आपने जब अपनी कारकर्दगी को किसी भी जगह जांचना है तो वो जितने डैशबोर्ड्स बने हुए हैं ना, अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर उनके ऊपर फोकस कर ले कि मैं किस जगह पे लैग कर रहा हूँ और वहाँ पे वो मिड कोर्स करेक्शन कर ले, तो यही एक तरीकाकार है और यही एक स्ट्रैटेजी है। यानी मैनुअल निज़ाम अब उस तरह से है नहीं, हर चीज़ आपकी हाईटेक हो गई है, तो आपने अपनी कारकर्दगी को जांचने का भी जो मेयार रखना है वो भी आपने डिजिटल ही रखना है। तो डिजिटली हर एक चीज़ का डैशबोर्ड बना है। एक एडमिनिस्ट्रेटर को, एक एसी को, एक डीसी को, एक कमिश्नर को, इवन हायर साइड पे भी वो उन चीज़ों को मॉनिटर करता रहता है। तो उसकी कारकर्दगी जो मुजफ्फरगढ़ में हमने भी इसी तरह से किया कि जो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हमने डिजिटली मॉनिटर करना शुरू किया सर्विस डिलीवरी के हवाले से। यानी सुथरा पंजाब है हमारा। मुजफ्फरगढ़ की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो है कि सुथरा पंजाब को हम एक मिशन के तौर पे ले रहे हैं। एक सर्विस डिलीवरी जो है, मतलब एक मिशन है पूरे पंजाब में, जहां आप देखते हैं कि जो सुथरा पंजाब के वर्कर्स हैं वो आपको हर जगह नज़र आते हैं, और सफाई की जितनी सूरत हाल इम्प्रूव ओवरऑल पूरे पंजाब में हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसी तरह से हमने भी मुजफ्फरगढ़ में उसको लेके चलाया है। बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्ट्रैटेजी है वो यही ओपन डोर पॉलिसी वाली है कि आपने लोगों को आउटरीच करना है। तो उसके हवाले से फिर हमने मुजफ्फरगढ़ में एक इनिशिएटिव शुरू किया, हुकूमत नहीं खिदमत के नाम से। अच्छा, मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या मुख्तलिफ किया आपने कि आपको ये कामयाबी मिली, और डिफरेंस क्या था? बड़ा तफसीलन आपने बताया भी सही। कुछ प्रोजेक्ट्स बता दीजिएगा जो आपने ख़ुद अपनी जो है वो फरवरी में लॉन्च किए, और आने वाले दिनों में आप क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, हमारे यहाँ जी हर बंदे की एक इम्तियाज़ी तो बहरहाल क्वालिटीज़ होती हैं इंसान के अंदर, और हर बंदे का एक अपना नज़रिया भी है सर्विस डिलीवरी के हवाले से। तो सीएम का क्योंकि विजन यही है ओपन डोर पॉलिसी वाला, तो उसी को आगे फर्दर लेके चलते हुए हमने यहाँ पे हुकूमत नहीं खिदमत एक जो इनिशिएटिव था वो शुरू किया। उसमें ये था कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं उन सारों को लेके एक दिन के लिए, यानी अल्टरनेट डेज पे, मंडे ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे, थर्सडे छोड़ के फ्राइडे, अल्टरनेट डेज पे हम उन सारे इदारों को, वो जो 24-25 डिपार्टमेंट्स हैं उनको उठाते हैं और एक यूसी लेवल पे लेके जाते हैं। सही। वो सारा दिन वहाँ बैठते हैं, यानी वहाँ पे किसी को अगर बिल करेक्शन करानी है, किसी को पुलिस रिपोर्ट कोई लेनी है, किसी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस कोई बनवाना है, किसी को रेवेन्यू कोई फ़र्द लेनी है, किसी को अपना इंतकाल करवाना है, किसी को कोई निकाहनामे की कॉपी चाहिए, किसी को डोमिसाइल बनवाना है, ये जितनी सर्विसेज हैं उनको हम उठा के ले जाते हैं एक यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर, और वहाँ पे वो जो विसिनिटी का सारा एरिया है उसके लिए वो सारा डिस्ट्रिक्ट उठा के वहाँ लेके जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग उससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। तो एक तो हमारा ये इनिशिएटिव था। दूसरा इनिशिएटिव जो हमने यहाँ पे लिया, हम वहाँ पे एक फूड स्ट्रीट बना रहे हैं मुजफ्फरगढ़ के अंदर। यानी फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि हमने एक फूड स्ट्रीट लॉन्च की है, और उसमें हमारे यहाँ आमतौर पे सरकारी इदारों के अंदर जो पुरानी लकड़ी होती है वो गिर रही होती है और क्यूमुलेट होती रहती है। एक ऑफिसर है वो फिर चला जाता है, तो अगला आता है, तो फिर वो उसी तरह से। तो हमारे यहाँ ना काफ़ी जो 2-3 पार्क्स हैं उसके अंदर काफ़ी लकड़ी पड़ी हुई थी। ठीक, उस लकड़ी को फिर यूटिलाइज करने के लिए हमने वहाँ पे एक आरा मशीन जो है वो खुद से परचेज करके वहाँ पे लगाया, ताकि वो पिल फ्रिज ना हो, ये बाहर जाएगी तो फिर लामुहाला उसमें से पिल फ्रिज आ सकती। तो जहाँ वो स्टॉकिंग की हुई थी उसी जगह एक आरा मशीन लगा के, तो हमने उससे बहुत ज़्यादा वो जो लकड़ी गल सड़ रही थी और जिसने ख़त्म हो जाना था उसको यूटिलाइज करके हमने उसमें से क्योसिक्स बनाए, लकड़ी के खोखे जिनको आप कहते हैं, वो बना के उसको फिर जो मुजफ्फरगढ़ की जो सिंगल मदर्स हैं उनको दिया, ताकि वो वहाँ पे अपना बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो कमा सके। उसी में से जो लकड़ी वेस्ट हो रही थी हमने उसी में से बेंचेस बनाए,
उसी में से हमने सीटिंग उसकी बनाई और उसी में से हमने एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है वो वेस्ट बिन्स बनाई। तो एक पूरी कंप्लीट 50 कियोस्क्स के साथ उसी में से हमने उसकी वो जो साइड की वॉल है वो बनाई। तो वो लकड़ी जो वेस्ट हो रही थी उसको यूटिलाइज करके हमने एक बहुत अच्छी फूड स्ट्रीट जो है शहर का एक न्यू पॉइंट जो है वो वहाँ पे अब बन गया और लोग शाम में आते हैं, वहाँ बैठते हैं और एक नई यानी समझे आपके अर्बन रीजनरेशन का जो एक मॉडल है उसको तो वहाँ पे अच्छा, लेके। इसका ज़रा ये बताएगा कि बड़ा ऑन पेपर तो बड़ी अच्छी एक बात लकड़ी होती है, लेकिन इसमें कुछ करप्शन कंसर्न भी होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है? मैं एज एन एग्जांपल इसके देख रहा हूँ ताकि आप तमाम चीज़ों के बारे में ज़रा बताइएगा। किस तरह आपसे ये जो कियोस्क की आप बात करें वो लिए जा सकते हैं, लोग जो हैं वो इससे किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं? क्या सिर्फ ये टारगेट किया जा रहा है उन मदर्स के लिए या जो ख़वातीन हैं, बेवा ख़वातीन हैं, उनके लिए किया जा रहा है? तो ज़रा तफसीलन इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा बता दीजिएगा। उसमें ऐसे है कि जो बात है शहर में एक जगह बैठ के किसी जगह कोई फूड पॉइंट की, देखिए शाम में ला मोहल्ला जो बड़े सेंटर्स हैं उसमें तो आपको मिल जाते हैं, कोई पार्क मिल जाएगा, कोई बैठने की जगह मिल जाएगी, कहीं आप चले जाएंगे, लेकिन जो छोटे अर्बन सेंटर्स हैं उसमें ये चीज़ें कम होती हैं। ठीक है, एक सर इसको तफसीलन बताइए। कॉलर ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनका पहले हम सवाल ले लेते हैं, फिर इसको ज़रा तफसीलन बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। सर उमर बात कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। जी उमर साहब, पहले तो उस्मान साहब को आप रूही की स्क्रीन पे देख के बहुत अच्छा लगा और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुजफ्फरगढ़ की जो हालत थी, जो रोडों के हालात थे वो तब्दील किए और मुजफ्फरगढ़ को इस टाइम ऐसा बना रखा है कि जो बाहर से लोग आते हैं हमें मुजफ्फरगढ़ मिलने के लिए वो तारीफ करके जाते हैं। जो पहले हालात थे वो ये कहते थे कि यार क्या है ये छोटा शहर छोटा शहर। अब वो छोटा शहर लगता नहीं, मुल्तान से ज्यादा जो है उसमें जो है ना साफ सुथराई है और जो है ना अच्छे हालात हैं। उसके अलावा उस्मान साहब से बस एक छोटा सा सवाल था मेरा कि सर सड़कों के हालात तो बेहतर से बेहतर हो गए हैं, मगर एक इलाका है मुजफ्फरगढ़ में तलेरी बाईपास के करीब महला रोशनाबाद जो सियासत की नजर हुआ पड़ा है और उसमें ना कोई जो है ना सेवेज का निजाम है। वहाँ पर आरे हैं तो आरों के बीच में से सड़क गुजर रही है, आरों ने जो है ना वो खुला सिस्टम रखा हुआ है, वहाँ पे बुरादा वगैरह उड़ता है, ट्रैफिक को डिस्टर्ब करता है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। उसके अलावा सीवरेज की वजह से जो है ना वो इलाका जो है जगह जगह पानी भरा हुआ है और सेहत के जो है ना वहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। ठीक है, ठीक है, उस पर कब नजरसानी करेंगे? बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की और अपने जो मसाइल हैं वो जनाब को बताया। विल गेट दी आंसर स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ। सर ये बताइएगा कि अब वो सीवरेज का मसला वैसे तो पूरे पंजाब का है, पूरे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है सीवरेज का, इस इलाके का खास तौर पर जिनका वो जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में ज़रा बताइएगा ताकि बाद में हम अपनी डिस्कशन करेंगे, पहले उनका जवाब। जी बिल्कुल ऐसे ही हमारा जो है जी सीवर, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पॉपुलेशन जितने हमारे अर्बन सेंटर्स हैं उनकी बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है, लेकिन लोग माइग्रेट करते हैं रूरल साइड से सिटी साइड में। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पुराना होता है जी, यानी उसमें इतना प्रेशर सीवर लाइंस में नहीं होता कि वो उतनी आबादी को सस्टेन कर सके। यानी 20 साल पहले अगर सीवर डाला था तो उस वक्त पॉपुलेशन और थी, अब पॉपुलेशन और है तो उसको लामुहला सीवर को आपने इन्हांस करना है। उसमें ना अब स्टेप वाइज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब काम कर रही है, यानी पूरे पंजाब में इस वक्त पीडीपी के नाम से पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जो सारे का सारा फोकस ही इस सीवर लाइन के ऊपर है। सीवर लाइन, वाटर सप्लाई, ये उसका मेन कंपोनेंट है जिसमें वासा को थोड़ा डिजिटल किया गया था, वन विंडो किया गया था। वो पहला जो स्टेप है उसमें कि पूरे पंजाब में वासास बना दी गई, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, जो पहले लाहौर में थी, फिर उसके बाद जो डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे आई, और उसके बाद अब वो पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आ चुकी। यानी इस वक्त मुजफ्फरगढ़ जो है वो उसमें वासा आ गया है और वासा इन चीज़ों को देख रहा है। सेकेंडली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आइकॉनिक अपना पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। उसके तहत मुल्तान में भी आप देखते हैं यहाँ पे भी काम हो रहा है, सीवर का ही काम हो रहा है। उसी के साथ साथ कोटद्दू में वहाँ पे शुरू हो गया, तो उसी राजनपुर में चल रहा है, डीजी खान में चल रहा है। तो ये पीडीपी जो है इसने इन सारे इश्यूज़ को, जो क्रोनिक इश्यूज़ थे जिनको पिछले 20-30 सालों में किसी ने एड्रेस नहीं किया, उनको अब पीडीपी के थ्रू कवर किया जा रहा है। वासा जब से आया, जिस इलाके की उन्होंने बात की, रोशनाबाद की, जाहिर है उसको वासा केटर कर रहा है, लेकिन लॉन्गर रन में इसका सोल्यूशन वही है कि इन सीवर लाइंस को इन्हांस किया जाना है, इनको बड़ा किया जाना है, इस पैसेज को बढ़ाना है और इसमें नई सीवर लाइन डालनी है ताकि ये जो क्रॉनिक इशू है परमानेंट खत्म। एक्सपेक्ट क्या करें, वो कब तक उनका ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, ताकि उनको ये भी हल निकले ना कि आप बता दें टाइम कितना लग सकता है इस इशू में? ये जो सरेदस्त किसी इशू की ये पॉइंटेशन कर रहे हैं उसको तो मैं आज ही डेफिनेटली एड्रेस करूंगा जाके वासा के थ्रू। कोई नई वहाँ पे नाली डाल के अगर गुजारना है उस पानी को तो उसको गुजारा जा सकता है, अगर वहाँ से सकर मशीन के थ्रू उसको उठाना है तो वो किया जा सकता है।
वो तो आज ही, जहाँ कहीं पॉन्डिंग है वो तो आज ही खत्म हो जाएगी। हो सकता है ये पॉन्डिंग जो रात बारिश हुई है उसकी वजह से हुई हो किसी खास एक नशेबी इलाके में, वो तो आज खत्म हो जाएगी। जो लॉन्गर रन है उसकी हम एक स्कीम बनाएंगे और स्कीम बना के उसका और दूसरा भी उन्होंने एक सवाल किया था कि एक उनका जो आरे का कोई मसला है वो सियासत की नज़र हुआ हुआ है, वो क्या मसला है जनाब, उसको भी रिजॉल्व करने आरे का? वो मुझे उनकी बात समझ, वो प्रॉब्ली कह रहे थे कि आरे हैं वहाँ पे लकड़ी के काफ़ी, जिनसे को बुरादे का या उसका एनवायरमेंटल वो कोई इशू शायद बता रहे थे। तो वो एक, ये जिस इलाके की बात कर रहे हैं दायरे मेरा देखा बाला है वहाँ पे आरे। अब देखिए आरा जो है वो एक बंदे का, उसके साथ बिजनेस भी एसोसिएटेड है, लेकिन उसको करना अपनी उस बाउंड्री के अंदर है। तो वो आरे का जो बुरादा है वो कहीं अगर रोड पे डाल रहा है या उसकी वजह से कोई आलूदगी फैल रही है तो वो उसको हम डेफिनेटली आज ही चेक। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हम वो एक ही इशू का हमने जो आपका प्रोजेक्ट था उसको लेके एग्जांपल के तौर पर समझ रहे थे कि किस तरह आप जो है वो काम करें, आपकी टीम जो है वो काम कर रही है, उसके बारे में बताइएगा। दूसरा, कॉलर के ही सवाल से मेरे जहन में एक और सवाल आ गया कि इंक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा मसला होता है हर शहर का, उसको आपने किस तरह डील किया? कॉलर तो बड़े खुश नज़र आते हैं कि शहर जो है वो खुला नज़र आ गया, पीरा फोर्स भी इसमें बनाई गई है, वो हेल्प कर रही है आपके अंदर ऐसे ही जी। अच्छा, इसके ना ये जो हमारी फूड स्ट्रीट है इसका ये एक फेस ये भी था, ठीक, कि शहर में हर जगह के ऊपर फूड पॉइंट्स होते हैं और वो लामोहल्ला, आप कहीं कोई दही भल्ले वाला रेडी लगा के खड़ा हुआ है, कहीं कोई फ्रूट चाट वाला खड़ा हुआ है, कहीं किसी ने समोसे लगाए हुए रेडी, जो मूवेबल इंक्रोचमेंट है। तो उसको भी एक प्लेटफॉर्म और एक जगह देने के लिए, नॉर्मली जब आप इंक्रोचमेंट हटाते हैं तो एक मतलब वो भी हमारे ही लोग हैं, उनके बिजनेस का भी ख्याल रखना है, उनकी रोजी का भी ख्याल रखना है, हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो ये उनको एक स्पेस हमने, हमारे पास गार्डन रोड है, उसके ऊपर हमारे पास एक अबैंडन्ड जगह पड़ी हुई थी, जो यानी आप समझ लें कि जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, गवर्नमेंट की एक लैंड थी अलॉन्ग द रोड, उसके ऊपर उसको नीचे फर्श लगा के उसके ऊपर फिर ये सारे स्टॉल्स लगाए हैं। और वो लोग जो मूवेबल इंक्रोचमेंट शहर में कर रहे थे, सही, उनको थ्रू पीरा फोर्स हम यहाँ लेके आए हैं। और ये जितने कियोस्क्स हैं, जितनी रेडियाँ हैं, जितने ठेले हैं, जितने ये फूड स्टॉल्स हैं, ये सारे के सारे, वो जो करप्शन की आपने बात की, ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, किसी से कोई एक चीज हम चार्ज नहीं कर रहे, 1 रुपया किसी से चार्ज नहीं किया जा रहा, बल्कि सुथरा पंजाब वहाँ पे सफाई कर रही है, कियोस्क्स उनको फ्री मिल रहे हैं, कियोस्क के बाद उनको वहाँ पे लाइट फ्री मिल रही है। अब प्रीएम के लिए जी बिल्कुल, लाइट उनको फ्री मिल रही है, लाइट वहाँ पे जो म्यूनिसिपल कमेटी का वो लाइट है उससे हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनका एक्सपेंडिचर, वो जो दुकान का होना था वो भी खत्म हो गया, जो उनका सफाई का होना था वो भी उनको खत्म हो गया, जो उनका बिजली का खर्चा था वो भी खत्म हो गया। ये सारी चीज़ें मिला के हमने कोशिश वही की है कि प्रायोरिटी पे हमने कियोस्क रखे हुए हैं जो ख़वातीन हैं, जो बेवा हैं या जो सिंगल पेरेंट हैं और वो मेहनत करना चाह रही हैं, तो कियोस्क हम उनको देते हैं। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ जो हर शहर का एक बहुत बड़ा मसला होता है इंक्रोचमेंट का, जिसकी वजह से शहर बड़ा बुरा भी नज़र आ रहा होता है, और बुनियादी जिम्मेदारियों में से कुछ 5 स्केड्यूल लॉज में से एक जिम्मेदारी पीरा फोर्स की इंक्रोचमेंट भी है, उसके ऊपर जो आपके उससे नज़र आ रहा है कि काफ़ी अच्छा काम किया गया। अब ये बताइएगा कि अब रेडी लगाने की कहीं पर किसी को कोई इजाज़त नहीं है, वहीं पर जाएंगे जो आपने फूड पॉइंट्स बना दिए गए हैं, वहीं पर हर शहर की सारी रेडियाँ लगे करेंगी? जो फूड रिलेटेड रेडियां हैं सारी, उनके लिए हमने ये जगह एलोकेट कर दी है। जो बाकी दूसरी रेडियां हैं उनके लिए हमने चर्च बाजार के पीछे एक जगह है जो सिर्फ रेडी बाजार के नाम से, सही, वो पॉइंट परमानेंट पहले से लगा हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रेडियां प्रोवाइड कर रही है। वो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मॉडल रेडी है, जो लाहौर में भी वही मॉडल है, मुल्तान में भी वही है, पूरे पंजाब में एक स्टैंडर्डाइज मॉडल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिया है। वो रेडियां बना के हम उनके रेडी बाजार अलहदा से इस्टेब्लिश कर रहे हैं। सही, यानी वो शहर में कोई 8 से 10 बाजार हैं जो हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर इस्टेब्लिश किए हैं। कहीं फ्रूट बाजार है, कहीं वो किराना बाजार है, उस तरह से, ताकि शहर में जो मूवेबल इंक्रोचमेंट है उसको निकाला जाए। सही, लिहाजा रेडी बाजार इस्टेब्लिश करके ये सारी इंक्रोचमेंट्स जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। कुछ जो माइनर रह गई हैं उनको फर्दर हम किसी और प्लेस के ऊपर रेडी बाजार इस्टेब्लिश करेंगे और उनको वहाँ पे रीलोकेट। और इसी के साथ जो इमूवेबल इंक्रोचमेंट है उसका क्या किया जा रहा है सर? वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। यस, इमूवेबल इंक्रोचमेंट जो है, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें हमारी एक आइकॉनिक स्कीम जो पूरे पंजाब में चल रही है इस वक्त ब्यूटिफिकेशन के हवाले से। आपके यहाँ मुल्तान में ब्रांड रोड बन रहा है, इसी तरह से हमारे यहाँ अलीपुर में और मुजफ्फरगढ़ में 2 ब्यूटिफिकेशन की स्कीम्स चल रही हैं। जो हमारा डाउन टाउन है, जो पुराना शहर है हमारा, उसके अंदर किनवान चौक एक हमारा है बड़ा मशहूर, मुल्तान रोड से शुरू होता है। किनवान चौक से लेके बाब उमर फारूकी हमारा पुराना बाजार है, ठीक, डाउन टाउन है, उसके अंदर ये इंक्रोचमेंट्स थी जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो उन सारी इंक्रोचमेंट्स को हटा के जो ओरिजिनल बिल्डिंग लाइन थी, स्ट्रेट लाइन, सही, उसको इस्टेब्लिश किया गया और उस बाजार की अपलिफ्ट की जा रही है। उसमें नीचे टफ टाइल जो है वो नई एक लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की
उसका डिज़ाइन वो वहाँ पे लगाया जा रहा है। उसके शुरू में एक गेट नहीं था, वो एक डिज़ाइंड गेट जो है वो जिसमें मुल्तान की जो ब्लू पॉटरी है, जो साउथ पंजाब की ब्लू टाइल आप कह लें उसको ऐड किया जा रहा है लोकल सकाफत के लिए। पूरा जो बाज़ार है उसका जो फसाड है उसकी अपलिफ्ट की जा रही है, जिसके ऊपर ट्रेवरटाइन जो यानी एक बड़ा अच्छा पत्थर है जो कि आमतौर पे आप मतलब अच्छी बिल्डिंग्स में या लाहौर में देखते हैं, वो वाला ट्रेवरटाइन जो है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है। फिर साथ उसमें फाउंटेन्स जो हैं, वाटर फीचर्स जो हैं वो ऐड किए जा रहे हैं। तो वो एक नया रिक्रिएशनल पॉइंट जो है वो बनने जा रहा है शहर। इंशाल्लाह मई 31 तक उसको जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। मजीद भी सर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से जो है वो गुफ्तगू करते हैं, और ये जो आपकी कारकर्दगी है उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे, ताकि जो दीगर आपको जो सुन रहे हैं वो भी उनके लिए भी कुछ जो है वो आपको मशवरा दे सकें। नाज़रीन, अभी जो है वो वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग मुजफ्फरगढ़ के हवाले से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। उस्मान ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक और कॉलर ने जो है हमें ज्वाइन किया है, पहले उनका जो है वो सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, मैं मुजफ्फर बोल रही हूँ मुजफ्फरगढ़ से। जी मैम। आज आपके साथ हैं। जी मैम, कोई सवाल करना चाहती हैं आप? जी सर से एक रिक्वेस्ट थी, क्वेश्चन नहीं है, जस्ट रिक्वेस्ट है। अगर ये हमारी रिक्वेस्ट कंसीडर कर लें तो बहुत शुक्रिया। और वो ये है कि जो मोहल्ला खुर्शीदाबाद है ना, इसके आगे है इलेक्शन ऑफिस बना है, न्यू बिल्डिंग बनी है जो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है ना, उसी साइड पर। जी। तो उस बिल्डिंग के पीछे बहुत सारे फकीरों की बस्ती एक आबाद हुई है, झुग्गियां आबाद हुई हैं। और जब हम लोग वहाँ से जाते हैं ना, गुजर के मोहल्ले से गुजर के फिर हम स्टेडियम जाते हैं बच्चों को लेकर, वॉक के लिए खुद जाते हैं, तो हम पैदल जाते हैं हम लोग। तो वहाँ से जब फकीरों की जगह से गुजरते हैं तो उनके कुत्ते हैं उन्होंने पाले हुए हैं और उनके बच्चे हमें पकड़ लेते हैं, वहाँ से हम गुजर नहीं सकते। तो अगर पॉसिबल हो सके तो उन फकीरों को वहाँ से हटा के उस जगह को एक वॉकिंग प्लेस बना दिया जाए, ताकि हम लोग आगे इजीली स्टेडियम तक पहुंच सकें। ठीक है मैम, आपका सवाल जो है वो मैं मिल गया है, मैं जवाब जो है वो ले लेता हूँ। उस्मान ताहिर साहब से क्वाइट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बताइएगा। नहीं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन इसलिए नहीं है कि ये जिस जगह की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल हमारा झंग रोड है। झंग रोड से एक गली जो है अंदर की तरफ जाती है, हमारा सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है, उसके ऊपर हमारा ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट का ऑफिस है, उसी के ऊपर हमारा एग्रीकल्चर ऑफिस है, उसी पे ये इलेक्शन का ऑफिस है, उसी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक वर्किंग वीमेन हॉस्टल बना रही है। तो ये उससे पीछे ऑफ उस स्ट्रीट के एक बात कर रही हैं, जहाँ पीछे ज़ाहिर एक खाली जगह है, तो वहाँ पे ये जो खाना बदोश लोग होते हैं वो आगे बैठ गए होंगे, तो उनको हम वहाँ से, अगर वो सरकारी लैंड है तो ज़ाहिर है रिमूव कर देते हैं। और अगर कोई प्राइवेट किसी बंदे ने बिठाए हुए हैं तो उनसे हम रिक्वेस्ट करके उस पैसेज को क्लियर करा सकते हैं। अच्छा जनाब, हम सर्विस डिलीवरी के ऊपर बात कर रहे थे, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं लॉन्च किए गए, लोगों की कॉल से भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि लोग आपकी कारकर्दगी से खासे मुतमईन हैं और स्टैट्स भी यही बता रहे हैं, आपने जिस तरह टॉप किया है। इसमें जैसे आप एक तो डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे थे कि उसका बड़ा अमल दखल है इसमें, दूसरा 3 पॉइंट्स मुझे ज़रा बताइएगा जिसके ऊपर आपने काम किया और आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा हुआ है सर्विस डिलीवरी के हवाले से। 3 पॉइंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे कौन से हैं जिसमें आपको लगता है कि काम किया जाए तो उसका नतीजा आपको मस्बत मिलते हैं? सीएम पंजाब जो है ना जी, उनका फोकस जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर है। उन्हीं 3 चीज़ों को लेके जो है ना वो हम अपने यहाँ चल रहे हैं। एक तो नंबर 1 है ट्रांसपेरेंसी। सही कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो प्रायोरिटी है। कोई भी प्रोजेक्ट जहाँ कहीं पे भी हो रहा है उसमें बहुत सारी एजेंसीज़ भी हैं जो उसकी ट्रांसपेरेंसी को देख रही होती हैं, और बहुत सारे और दूसरे इदारे भी हैं जो उसकी ट्रांसपेरेंसी को, और सीएम का भी यही है कि सीएम पंजाब भी यही चाहती हैं कि जहाँ कहीं कोई हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में चलना चाहिए। तो नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी है। नंबर 2 ब्यूटिफिकेशन है, और इसी के दरमियान जिसको आपने सर्विस डिलीवरी कहा है वो तीसरा हमारा पॉइंट है कि सर्विस डिलीवरी, यानी ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिनको हम देखते हैं। सर्विस डिलीवरी को हम एट डोर स्टेप कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का विजन है कि हमने उसको डोर स्टेप ही लेके चलना है। और दूसरे नंबर के ऊपर जैसे ट्रांसपेरेंसी मैंने कहा वो हमारी प्रायोरिटी है। कोई भी किसी जगह, जैसे आपने पिछली फूड स्ट्रीट की भी बात की, तो हमने वो बिल्कुल फ्री रखा हुआ है। कोई बंदा आए वो स्टॉल ले, उसको ना किसी की सिफारिश की ज़रूरत है, ना उसको कोई वहाँ पे कोई चीज़ पेमेंट करनी पड़ती है टू गेट दैट प्लेस। तो तीसरे नंबर के ऊपर है ब्यूटिफिकेशन। ब्यूटिफिकेशन के ऊपर सीएम पंजाब का बहुत फोकस है कि लोगों को एक लिवेबल प्लेस हम बिल्कुल एक क्लीन एनवायरनमेंट देना है। तो क्लीन एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने सुथरा पंजाब का एक जो मॉडल है, जिसको अब मतलब वेस्ट में भी स्टडी किया जा रहा है, जिसके ऊपर थीसिस लिखे जा रहे हैं, जिसके ऊपर मतलब वो इतना आइकॉनिक प्रोजेक्ट है मिशन के तौर पे, जैसे मैंने कहा।
और ब्यूटिफिकेशन आपने रमज़ान में देखा होगा, पूरा पंजाब जो है उसको एक थीम्ड लाइटिंग के साथ जो है, रमज़ान थीम जो गोल्डन लाइट थी उसके साथ सजाया गया। और उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो मुजफ्फरगढ़ है उसने उस हवाले से भी टॉप किया कि मुजफ्फरगढ़ की जो लाइट्स हैं, जो लोग मेरे मुअज़्ज़ज़ शहरी देखने वाले हैं, रहने वाले, उनको पता है इस हवाले से कि जैसे वो पहले वाले कॉलर आपको बता रहे थे कि यकीनन मुझे बड़े लोग आके बताते हैं कि वो लोग जो हमारे दोस्त कराची रहते हैं, वो जब वहाँ से आते हैं तो वो कहते हैं यार वही वाला मुजफ्फरगढ़ है जिसमें हम पहले रहते थे। तो ये 3 वो एरियाज़ हैं, यानी ट्रांसपेरेंसी, सर्विस डिलीवरी और ब्यूटिफिकेशन। उस्मान ताई साहब ये बताइएगा कि कुछ तवक्कुआत पब्लिक की भी होती हैं, वो रियलिस्टिक तवक्कुआत क्या होनी चाहिए जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर रहे हों या डिप्टी कमिश्नर से बात कर रहे हों या किसी भी सरकारी अफसर से, क्या तवक्कुआत होनी चाहिए कि यार हमारा ये मसला जो है वो कितनी देर में हल हो सकता है? फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जनाब, जैसे मैम ने बताया, वो एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि कल जो है वो जनाब जो है वो मेरा मसला हल कर देंगे। नहीं, हमारे यहाँ जो है ना जी, डिजिटली अब चीज़ों को जब मॉनिटरिंग जब से शुरू हुई है ना, तो अब उसमें कल का टाइम हमारे पास नहीं होता। वो जो आज की असाइनमेंट है उसको हमने आज ही करना होता है। लिहाजा जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे पास जो इमीडिएट वाले हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं उसका तो सेम डे कवरेज करना होता है। सही, यानी जैसे पोलियो का आप राउंड कर रहे होते हैं तो एनए जो है उसको आपने नॉट अवेलेबल वाले को सेम डे 50% कवरेज और नेक्स्ट डे आपने करना होता है, तो वो तो इमीडिएट वाला है जी। अब वो लॉन्ग टर्म वाली जो चीज़ें हैं वो बड़ी खत्म, बैक बर्नर पे डालने वाली चीज़ें जो हैं वो ना गवर्नमेंट की पॉलिसी है और ना आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। पब्लिक को फॉरेन रिलीफ चाहिए और गवर्नमेंट का विजन भी ये है कि फॉरेन रिलीफ मिलना चाहिए। इसमें टीम के बारे में ज़रा अपनी बताइएगा कि वो उसका बड़ा एक रोल होता है। एक इंसान का विजन तो हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन अगर उस विजन की उस तरह इंप्लीमेंटेशन ही ना हो तो फिर सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो जाती है। तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा अपनी टीम के बारे में कि उन्होंने कितनी हेल्प की है आपकी इस ये जो आपने कामयाबी अचीव की है। मतलब सीधी सी बात है कि आप अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, यानी रोही है तो इसकी एक टीम है, बिहाइंड द सीन जो लोग हैं, बिहाइंड द कैमरा जो लोग हैं, वो उनकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा है। तो यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर मुजफ्फरगढ़ ने टॉप किया है तो वो मुजफ्फरगढ़ के डीसी ने नहीं किया, वो मुजफ्फरगढ़ की टीम ने किया है। यानी उसमें मेरे एडीसीआर हैं, मेरे एडीसीजी हैं, एडीसी फाइनेंस हैं, फिर साथ एसी है, बाकी उनकी सारी की मेहनत है, फिर इस मतलब तहसीलदार हैं, सेम गोज़ अपवर्ड। अगर मुजफ्फरगढ़ ने टॉप किया है तो यकीनन मेरी डिवीजन ने टॉप किया है, यकीनन मेरे एसीएस साउथ पंजाब ने टॉप किया है, यकीनन मेरे एसएमबीआर साहब उन्होंने टॉप किया, मेरे चीफ सेक्रेटरी ने किया और पूरी टीम पंजाब, सीएम पंजाब, मतलब ये सारी एक टीम एफर्ट होती है। तो टीम ने साथ मिल के ऐसे शाना बशाना खड़े हो गए, क्योंकि हम जब से आए हैं तो ज़ाहिर है एक मेहनत है, एक जद्दोजहद है, कोशिश है कि यार कुछ करना है, गवर्नमेंट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसको पहुँचाना है आवाम तक, उसको डिलीवर करना है, तो वो एक मेहनत है जिसकी वजह से सारी टीम की मेहनत है। अच्छा, अब थोड़ी सी सर वो जो मसाइल जो हर शहर में एक डीसी को आ रहे होते हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्राइस कंट्रोल, इसको किस तरह आप देखते हैं, किस तरह एक खासा एक मसला होता है, हमारे रिपोर्टर हजरात भी ये बता रहे होते हैं कि जो रेट लिस्ट तय की जाती है उस पर चीज़ मिल नहीं रही होती, उस पर एक गैप होता है। जिन लोगों से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं यार हमें मार्केट से ही इतनी चीज़ महंगी मिल रही है तो हम कैसे बेच सकते हैं। आप लोग जाएंगे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब जो जाएंगे, पीरा फोर्स जब जाएगी तो वो जाके उन पर जुर्माने करते हैं, वो कहते हैं यार हम एक कश्मकश में ही जो है वो फंस के रह गए, हमने क्या करना है। जो सेलर हजरात उनकी मुश्किलात हैं, जो हमारे जैसा जो ख़रीदार है वो कहते हैं मैं डाउनलोड करता हूँ एक रेट लिस्ट, उस पर जाके चीज़ें जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। तो इस ये जो सिचुएशन है इसको किस तरह डील करते हैं? अच्छा, इसमें रमज़ान को भी इसमें रिलेट कर लीजिएगा कि उसमें आपने फिर कैसे इसको। अच्छा, अब आप पूरा रमज़ान देखिए, आपने रमज़ान की बात की, रमज़ान में आपको किसी चैनल पे किसी जगह पे भी प्राइस कंट्रोल के रिलेटेड आपको कंप्लेंट नहीं आई हो। नॉर्मली पहले क्या होता था, पूरा रमज़ान जो है मीडिया भी दिखा रहा होता था, बाकी लोग भी सोशल मीडिया पे भी दिखा रहे होते थे, फलां चीज़ महंगी होगी, ये हो गया, खजूर नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रहा, ये चीज़ नहीं हो रही। इस पूरे रमज़ान में किसी जगह पे भी ऐसी कोई कवरेज नहीं आई। यानी चीज़ों की प्राइसेज इतनी कंट्रोल्ड थी, उसकी वजह ये थी कि एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शन थी कि मॉर्निंग में जब मंडी में ऑक्शन होगी, वहाँ ऑक्शन प्रोसेस के ऊपर डीसी या उसका रैप एसी वहाँ मौजूद होगा, वो वहाँ से जो एक्चुअल प्राइस है उसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन डाल के उसको नोटिफाई करेगा और उसके ऊपर इन्फोर्समेंट होगी। तो जब ऑक्शनिंग के प्रोसेस के अंदर सुपरविजन बढ़ी, वहां पे मॉनिटरिंग बढ़ी, एक्चुअल प्राइसेस आई, तो दैट इज द रीजन कि अब आप पूरा रमजान देख लें कहीं से प्राइस के हवाले से। अच्छा सर, ये तो रमजान है ना, वैसे हम लोग देख रहे होते हैं कि पूरी जो चेन है उसमें जो अक्सर औकात जो हमारे फड़िए होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि शायद इनकी वजह से कुछ ना कुछ जो है वो मसला हो रहा है या मिडिल मैन की वजह, उसको किस तरह पिक्यूलरली आप जरा बताइएगा मुजफ्फरगढ़ में किस तरह उसको टैकल करें। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इस पर मिलते हैं, क्योंकि ये मैं क्यों इस पर प्राइस कंट्रोल पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिचुएशन इंटरनेशनल इस तरह हो रही है कि हम आगे एक्सपेक्ट करें शायद इन्फ्लेशन जो है वो हो जाए। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इसी वाले से गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जनाब से प्राइस कंट्रोल के हवाले से एक सवाल किया था, उस पर जो है वो तफसीलन गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि आने वाली जो सूरत हाल है उसमें शायद महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। शायद नहीं, कुछ यकीनी यही सूरत हाल है कि महंगाई बढ़ जाएगी। इस वक्त भी हमारी जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है वो आप सब लोगों के सामने है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी एक सर्ज अच्छा खासा जो है वो आया है। हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि इसको से किसी तरह निपटा जाए, और जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो नाज़रीन आप लोग बेहतर जो है वो जानते हैं। इस पर तफसीलन हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू भी की, अभी जनाब से जो है वो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। और इसी के साथ अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं और डायरेक्टली सर से पूछना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप उनसे जो है वो कॉल करके हमसे सवाल जो है वो हमसे पूछ सकते हैं, रब्ता हमसे कर सकते हैं। जनाब ये बताइएगा कि प्राइस कंट्रोल के हवाले से अक्सर औक़ात ये बात की जाती है कि जो हुडर्स हैं, जो कार्टेल्स हैं, उनका कला कमा करने की ज़रूरत है, उनके ख़िलाफ़ किस तरह की जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वहीं पर फिर पीरा फोर्स का इंक्रोचमेंट पे जो किरदार है, वहीं पर वो इधर भी उनका है कि उन्होंने होर्डिंग के ख़िलाफ़ भी काम करना है। तो ज़रा बताइएगा कि मुज़फ़्फ़रगढ़ में आप इसको कैसे टैकल कर रहे हैं? प्राइस कंट्रोल वाला जो रीसेंट फिनोमेना जिसकी तरफ आपने इशारा किया ना, वो कोई डोमेस्टिक फिनोमेना नहीं है, तो एक इंटरनेशनल एक सिचुएशन जो है वो क्राइसिस सिचुएशन बनी हुई है एक, और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आ रहा है, गल्फ़ पे भी आ रहा है, हम गल्फ़ से भी मुतासिर होते हैं, वो तो इंटरनेशनल क्राइसिस जो है वो जन्म ले रहा है, जिसके ऊपर फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो रिस्पांस है वो बड़ा ही कैलकुलेटेड है। आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली यानी फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो एक दफ़ा बढ़ाई गई, फिर 2 दफ़ा रोकी गई, फिर रात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने दोबारा से उसमें जो पेट्रोलियम लेवी है उसको 80 रुपीज़ कम करके तो मतलब आवाम को जो है उसमें रिलीफ दिया है। तो सिचुएशन अब जो आपने होर्डिंग की बात की है, अब इसी अगर मैं पेट्रोल प्राइसेस को ले लूँ तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसमें हर सेक्टर के लिए अलग-अलग सब्सिडी अनाउंस की है। सही, यानी जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनको 100 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंस की है। इसी तरह से क्योंकि हमारी गंदम की कटाई का सीज़न शुरू हो गया है, तो उसके ऊपर यानी 25 एकड़ से जो कम वाला किसान है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने है वो डीजल के ऊपर सब्सिडी जो है 100 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से 20 लीटर पर एकड़ के हिसाब से वो सब्सिडी अनाउंस की है। इसी तरह से हर सेक्टर जो है, और साथ जो है नकद भी उनको जो है साथ सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह से हर सेक्टर को देखते हुए यानी आप देख लें कि जो लोग कम्यूट करते हैं उनके लिए इलेक्ट्रो बस जो पंजाब में जहाँ कहीं भी चल रही है उसको फ्री कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, यानी मुजफ्फरगढ़ में इलेक्ट्रो बस फ्री है। इलेक्ट्रो बस को अगर आप देख लें तो राजनपुर में इलेक्ट्रो बस चलती है, डेरा गाजी खान में इलेक्ट्रो बस है, मुजफ्फरगढ़ में इलेक्ट्रो बस है, कोट अद्दू में इलेक्ट्रो बस है। यानी वो चीज़ें जो आप यानी पहले अपर पंजाब में या नदरन पंजाब में देखते थे, वो सारी की सारी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के यहाँ पे भी हैं, तो वो सारी फ्री कर दी गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ कहीं थी वो फ्री, तो लोगों को वहाँ से भी गवर्नमेंट रिलीफ दे रही। जो होर्डिंग की आपने बात की, इसके ऊपर तो बड़ी ही स्ट्रिक्ट जो है वो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं कि किसी जगह पे भी होर्डिंग को किसी हवाले से भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। लिहाजा जो पेट्रोल है जहाँ कहीं या डीजल किसी ने स्टॉक किया हुआ उसको अपना स्टॉक डिक्लेयर्ड करना है। सही। अगर डिक्लेयर्ड नहीं है उसका स्टॉक तो उसके ऊपर फिर होर्डिंग की कार्रवाई होती है और वो स्टॉक जो है उसका कन्फिस्केट किया जाता है। पीरा फोर्स जाती है, हमारे बाकी जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो जाते हैं जिनके पास मैजिस्ट्रेट का पावर है। तो होर्डिंग आ गई। बाकी किसी जगह पे अगर मिसाल की बात है, आजकल एक हमारा ऑपरेशन चल रहा है अगेंस्ट इलीगल सिगरेट्स, जो नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को लेवी नहीं पे की गई, तो उनके अगेंस्ट एक क्रैकडाउन पूरे मुल्क में चल रहा है। हमारे यहाँ मुजफ्फरगढ़ में भी उसके ऊपर चल रहा है कि हम जाते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, कहीं पे भी हमें स्मगल्ड जो सिगरेट है वो नज़र आता है तो उसको कन्फिस्केट किया जाता है, उनके ऊपर FIRs करवाई जाती हैं। तो होर्डिंग के ऊपर तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है ना, ताकि मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा ही ना की जाए। तो पीरा फोर्स बुनियादी तौर पे उसके बनाने का मकसद ही ये था कि जो गवर्नमेंट के लॉज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इंप्लीमेंट होने हैं उनके लिए एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म सेपरेट होना चाहिए, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी सेपरेट होनी चाहिए जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस हैं उनको इन्फोर्स करवा सके। तो पीरा फोर्स उसी में बहुत ही खुशाइन बात है कि इलेक्ट्रिक बसेस की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, मुल्तान में अभी फिल वक्त जो है वो नहीं है, अल्लाह करे कि उधर मुल्तान में भी आ जाए। सुना तो है कि जो वो स्टेशन बना दिए हैं इंशाल्लाह जो है वहाँ पर आ जाएंगी, उस पर काम जो है वो चल रहा है जनाब। और आपने होर्डिंग के हवाले से भी तफसीलन जो है वो जवाब दे दिया। इसमें ये बताइएगा कि लोगों की जो ग्रीवेंसेस होते हैं उनके रिड्रेसल के लिए क्या किया जाता है, लोगों की जो शिकायत हैं उनके लिए आपने क्या मैकेनिज्म जो है वो बनाया हुआ है? कुछ आपकी जो हमने वीडियोज़ देखी हैं, आप लोग तो खुद जो है वो फील्ड में भी मौजूद होते हैं, लोगों से डायरेक्टली जब वो बात भी कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ना जी DG खान डिवीजन में ओवरऑल और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक पॉलिसी भी है कि ओपन डोर पॉलिसी का हमारे यहाँ एक थोड़ा सा इन्हांस्ड वर्जन है।
और वो ये है कि हमारे यहाँ आसान रसाई मसाइल कम के नाम से पूरे DG खान डिवीजन में कमिश्नर साहब ने एक इनिशिएटिव शुरू कर रखा है, जिसमें हर ऑफिसर यानी DC, AC, तहसीलदार ये सारे सुबह 9:30 से 10:30 बजे 1 घंटे के लिए अपने ऑफिस के बाहर बैठते हैं। अच्छा, यानी ऑफिस में एक है ओपन डोर जी, कि वो आप किसी को नहीं रोक रहे, कोई भी आए, लेकिन उसका एनहांस्ड वर्जन ये है कि पहला जो घंटा है वो आप बैठते ही बाहर है। मैं खुद बाहर बैठता हूँ, मेरी कई वीडियोस होंगी आपके पास। हमारा सारा जो DG खान डिवीजन है वो बाहर बैठ के 1 घंटा लोगों को सुनता है कि वो जो चीज़ एक बंदे के ज़हन में है कि यार मैं जाऊंगा, मुझे कोई रोकेगा, कोई बात नहीं करने देगा, वो भी खत्म हो जाए। बैठे ही बाहर है, जो पब्लिक आ रही है वो वॉक थ्रू कर रही है और आके अपना मसला जो बयान कर रही है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, मुख्तलिफ पोर्टल्स बने हुए हैं, उस पर पब्लिक अपनी कंप्लेंट करती है, कर सकती है। वो कंप्लेंट फिर हमारे यहाँ हमारे पोर्टल्स के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होती है। हम उनको कॉन्टेक्ट करके, यानी CM साहब का अपना पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अपना पोर्टल है, इसी तरह से और हर डिपार्टमेंट के अपने अपने पोर्टल्स बने हुए हैं, तो उसके ऊपर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं अपने घर बैठ के, वो हमारे तक पहुंचती है और फिर हम उनको डिजिटली जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, मोबाइल से उनसे कॉन्टैक्ट होता है और जो भी उनका मसला है वो रिजॉल्व होता है। तो ये डिजिटाइजेशन का दौर है, ई गवर्नमेंट का दौर है, तो ई गवर्नेंस के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसके ऊपर बड़ा फोकस है। तो उसी तरह से ही लोगों के जो मसाइल हैं। अच्छा जनाब, जैसे आप कह रहे हैं कि उसी तरह डिजिटली उनके ग्रीवेंसेस को जो है वो एड्रेस किया जा रहा है, उनके हल जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। अच्छा ये बताइएगा कि मुश्किलात आपको किस तरह की आती हैं और फिर उससे किस तरह डील किया जाता है, ख़ासतौर पर अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, इंक्रोचमेंट में एक रिटेलिएशन लाजमी तौर पर एक फेस करनी पड़ी होगी, दीगर इस तरह के जो इशूज़ होते हैं जो अरसा दराज से एक तरह से चलते हुए आ रहे होते हैं, फिर जब गवर्नमेंट जो है उनको चेंज करने की कोशिश करती है तो फिर एक रद्द-ए-अमल अवाम का आता है, उससे किस तरह टैकल किया आप? अच्छा, उसमें ना जी आपका जो फील्ड का ऑफिस है ना जी, इसका रोल ही ये है कि इसको फील्ड ऑफिस रखा ही इसलिए गया है ताकि लोगों के साथ एक इंटरेक्शन रहे। वो जो इंटरेक्शन है ना वो इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। आप जितना ओपन टू टॉक टू होते हैं, जितना ओपन टू डिस्कशन होते हैं, उतने ये मसाइल कम हो जाते हैं। इसमें मज़ीद जो है वो तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। उस्मान साथी मौजूद है। नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग उस्मान साहब से जो है वो डिलीवरी के हवाले से बात कर रहे थे, हम लोग गवर्नेंस के हवाले से बात कर रहे थे और जनाब जो है वो बता रहे थे कि किस तरह मुजफ्फरगढ़ में वो बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर रहे हैं और उसकी वजूहात क्या हैं, उसके ऊपर हम जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। अब ज़रा एक एक सेक्टर को पकड़ लेते हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, और उन पर जो है वो फिर सवाल करते जाते हैं। जनाब एजुकेशन सेक्टर के बारे में बताइएगा कि मुजफ्फरगढ़ में क्या आपने जो चीज़ें अपने खुद इनिशिएटिव ली हैं जिसको आपने समझा है कि तब्दील करने की ज़रूरत है और इसको जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है? मुजफ्फरगढ़ में जी जो एजुकेशन तो ओवरऑल यानी जितने पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं जिनको मतलब DC जो है वो हेड करता है बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर। हमारे मुजफ्फरगढ़ में और पूरे पंजाब में एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का चल रहा है, सरकारी स्कूल मेयारी स्कूल के नाम से ना। एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कि जो सरकारी स्कूल हैं इनकी हालत को हमने अच्छा करना है, अपग्रेड करना है, वहाँ के जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन देनी। तो वहाँ पे हर एक स्कूल के अंदर एक अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग सेंटर जो है वो अलग से बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल अपग्रेडेड अपलिफ्ट वर्जन है, जिसको आप किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल के साथ कंपैरिजन उसका कर सकते हैं। फिर उसकी एस्थेटिक्स को बेहतर करने के लिए उसके कलर कॉम्बिनेशन को, उसकी सफाई को, उसके अंदर जो एक्टिविटी रिलेटेड चीज़ें हैं उसको बेहतर करने के लिए पूरे मुजफ्फरगढ़ में काम हो रहा है। फिर एक साथ ही हमने हमारे पास एक जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है उसको DC चेयर करता है, उस स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर को सरदार कौड़े खान स्कूल है हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, उसमें एक हमने ऑटिज़म सेंटर, सही जो मतलब आप समझ लें कि बड़ा नापैद है, बहुत कम शहरों में होता है। साउथ पंजाब की अगर हम बात करें तो हमने यानी कोई 2-4 जो ऑटिज़म सेंटर्स हैं उसमें एक हमारा मुजफ्फरगढ़ के अंदर है। उस मुजफ्फरगढ़ के ऑटिज़म सेंटर में हमारे पास जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो हैं कल, क्योंकि परसों 2 फेब को आप वर्ल्ड ऑटिज़म डे था, वो हमने उनके साथ मनाया। तो वो भी एक बड़ी यानी एक डिफरेंट फीलिंग थी कि अल्लाह ने हमें मतलब इनके लिए भी कुछ करने का मौका दिया। फिर जो मुजफ्फरगढ़ का एजुकेशन सेक्टर है उसमें 2 बहुत बड़े नाम जो हैं वो दानिश स्कूल के हैं। 2 हमारे पास दानिश स्कूल्स हैं मुजफ्फरगढ़ में इटसेल्फ।
जो कि पंजाब में, साउथ पंजाब में शुरू में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिए थे, और इस वक्त वो एजुकेशनल लैंडस्केप जो मुजफ्फरगढ़ में है, उस मुजफ्फरगढ़ का है, उसमें बहुत अच्छा रोल वो प्ले कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो कौड़ा खान ट्रस्ट है, सरदार कौड़ा खान ट्रस्ट, उन्होंने कोई 84,000 कनाल अपनी ज़मीन थी जो उस वक्त वक्फ कर दी थी मुजफ्फरगढ़ के लोगों के लिए, तो उससे एजुकेशन के बहुत ज़्यादा इदारे हैं जो जतोई में चल रहे हैं, जो अलीपुर में चल रहे हैं, जो कोटद्दू में चल रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो एजुकेशनल लैंडस्केप है मुजफ्फरगढ़ का, इसकी अपलिफ्ट के लिए और लोगों की लिटरेसी रेट जो है उसको बढ़ाने के लिए मुजफ्फरगढ़ में बाकी पंजाब की तरह बहुत अच्छा काम होता है। हेल्थ सेक्टर के बारे में भी ज़रा बता दीजिएगा, कुछ जो फ्री अद्वियात के बारे में एक था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो दे रही है, कुछ डिलीवरी भी कुछ दवाइयों की जो है वो एसेंशियल जो मेडिसिन है उसकी करवाई जा रही है, उसके बारे में भी ज़रा बता दीजिएगा, और अपना भी ज़रा बता दीजिएगा कि आप इसको किस तरह इंश्योर कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होती रहें और इसमें कोई कमी कोताही जो है ना हो। जो जैसे एजुकेशन अथॉरिटी है उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है, उसका भी जो चेयरपर्सन होता है वो डीसी होता है, एडमिनिस्ट्रेटर उसको पूरे पंजाब में डीसी लीड कर रहा होता है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा फोकस है अद्वियात के हवाले से या सर्विस डिलीवरी एट हॉस्पिटल्स के हवाले से, कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा हुआ है कि हर हॉस्पिटल में जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो फ्री मिलेगी, और कोई भी मेडिसिन किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल से बाहर की लिख के नहीं दी जाएगी। सही। सेम गोज़ फॉर मुजफ्फरगढ़। हमारे यहाँ जो DHQ है और नीचे THQs हैं अलीपुर में और जतोई में, वहाँ टोटल मेडिसिन फ्री है, टोटल किसी किस्म की भी बाहर से ना पर्ची लिख के दी जाती है, ना कोई टेस्ट आपको बाहर से लिख के दिया जाता है। हॉस्पिटल की सर्विस डिलीवरी को इंश्योर कराने के लिए अल्टरनेट डेज़ के ऊपर मैं खुद DHQ को विजिट करता हूं, और नॉर्मली हम रात में विजिट कर रहे होते हैं। दिन में OPD चल रही होती है, रात में थोड़ा सा ये होता है कि कोई रिलैक्स ना हो जाए, तो दिन में मेरा AC जाके विजिट कर रहा जस्ट टू इंश्योर दैट वी वर लिसनिंग अबाउट द न्यूज़ ऑफ जो हम लोग बॉडी कैम्स की बात सुन रहे थे, उसका क्या बना सर? वो आ गए हैं, पंजाब के इनिशिएटिव शुरू हो गया है, प्रोजेक्ट कंसीव हुआ है एट प्रोविंशियल लेवल। ओके, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर अपनी वर्किंग कर रहा है, और वो भी अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जाहिर है उसके ऊपर वर्किंग कर रही है तो वो भी ला मोहल्ला मार्केट में लाया जाएगा, और उसको भी ये सारे वो टूल्स हैं जिससे आपने एफिशिएंसी इंश्योर करनी है, जिससे आपने ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है, जिससे आपने सर्विस डिलीवरी इंश्योर करनी है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फोकस इसी चीज़ के ऊपर कि हर वो चीज़ जिससे सर्विस डिलीवरी इंप्रूव की जा सकती है उसको ऐड ऑन करना है। उसमें अगर विजिट्स हैं, उसमें डिजिटल मॉनिटरिंग है, उसमें प्रोविजन ऑफ मेडिसिन है, वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है। बिल्कुल फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, उसको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो देख रही है। अच्छा, इसमें बताइएगा कि अब हार्वेस्टिंग का सीज़न जिसकी आपने बात की कि वो आने वाला है, फार्मर्स जो है वो तवक्को रख रहे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि एक तो हमें सही रेट मिल जाएगा, और वो एक अलहदा एक मसला है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो देखना है कि किस तरह मार्केट कंपेटिटिव रखना है या एक फ़िक्स प्राइस रखनी है, उसके ऊपर जो है वो अलहदा है। आप ये बताइएगा कि शफाफियत किस तरह मेंटेन की जाएगी ताकि लोगों को उनका हक जो है वो लाजमी तौर पर मिले? अच्छा, ज़मीन और जो लाइव स्टॉक है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी रूरल इकॉनमी में बड़ी अहमियत रखती है। गवर्नमेंट का फोकस भी हो सर हार्वेस्टिंग सीज़न, क्योंकि हमारा बिल्कुल आ गया 10 अप्रैल से हार्वेस्टिंग सीज़न हमारा शुरू हो रहा है, 10 अप्रैल 2026। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो पूरे पंजाब में अपने मरकज़ ख़रीदारी गंदम है उनको एक्टिवेट कर दिया है। वहाँ पे आपको जाना है, अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाना है और अपना आपको अकाउंट नंबर लेके जाना है। वो लेके जाएंगे, सेंटर के ऊपर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और वहाँ से मुफ्त बारदाना लेके आएंगे। सही। उसमें अपनी गंदम भरेंगे, वहाँ पे जाके जमा कराएंगे। अब आप कहते हैं जी मेरे पास अपना बारदाना मौजूद है, आपके पास अगर अपना साफ सुथरा बारदाना मौजूद है, आप उसमें अपनी गंदम भरेंगे और उसको मरकज़े खरीदारी गंदम लेके जाएंगे। ये पहला स्टेप आ गया। अब आपने जो रेट की बात की है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो गंदम की पैरिटी प्राइस बनती है वो 3400-3500 रुपया बनती है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने प्राइस लॉक की है, प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप की है, उनको लेके आई है गवर्नमेंट, जो 3500 रुपया पर मॉन्ड, 3500 रुपया फी 40 किलोग्राम के हिसाब से वो गंदम खरीदेगा। विद इन 72 आवर्स, 72 आवर्स से 1 मिनट भी ऊपर है, 72 आवर्स में वो पेमेंट, वो जो अकाउंट नंबर उन्होंने दिया था उसके अंदर वो पेमेंट 3500 रुपया फी यूनिट के हिसाब से, फी मॉन्ड के हिसाब से उनके अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन कर दी जाएगी। इतना शफाफ ये तरीका है। 10 अप्रैल से शुरू करके 30 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खरीदने जा रही है। उसके लिए 339 अरब रुपए की जो कसीर रकम है ये गवर्नमेंट ने मुख्तस की है।
तो इस साल जो ये फैसला किया गया गंदम को ख़रीदने का, पूरी जो कीमत है 3,500, ये किसान को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंशाल्लाह इंश्योर करेगी। अच्छा, इसमें जो हम फूड इनसिक्योरिटी की पूरी इंटरनेशनली जो सूरत हाल में हम बात कर रहे हैं कि शायद उसकी वजह से एक असरअंदाज होगी, उसकी वजह से सूरत हाल पैदा होती है, क्योंकि एक फ्यूल क्राइसिस तो पहले ही आ चुका है। क्या देख रहे हैं इसके ऊपर ग्राउंड पे, क्योंकि होप की ज़रूरत भी होती है आवाम को, तो ऐसी कोई सूरत हाल तो पैदा होने वाली नहीं है फूड को लेकर? आप देखें कि हमने कोई 2-4 साल पहले कोरोना भी भुगता था, पूरी दुनिया में एक फूड का क्राइसिस रहा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो है ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ये क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बढ़ चुका है, ख़ास तौर पे जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमीज थी, यानी गल्फ अगर आप देखें तो वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता, सारी चीज़ें वो इंपोर्ट करता है। अब उनके पोर्ट्स बंद हैं, उनकी चीज़ें जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो उन्होंने फूड इंपोर्ट करना था वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा। तो गल्फ में या इधर उधर तो ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपने पास मार्केट में इतनी सर्कुलेशन होती है फूड आइटम्स की, अपनी जो हमारी इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर खुद से अपना गुजारा कर सकते हैं। हमारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल है फूड रिलेटेड आइटम्स वो बहुत कम है उस हवाले से जो इसेंशियल फूड्स हैं। ओके, तो इसलिए हमारा इंशाल्लाह इस तरह का क्राइसिस नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस उस्मान ताहिर साहब। मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि वी हैव लास्ट 30 to 45 सेकंड्स इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग व्हिच यू थिंक कि हम लोग मिस कर गए और वो बात बहुत ज़रूरी थी, उस पर बात करना, और अपना कोई आखिरी पैगाम जो है वो आप दे दें लाजमी तौर पर हमको। ये जो हमारा मुल्क है ना जी, ये वाला इसको अल्लाह ने बढ़ा दिया है, बड़ा कुछ है, इतने जरखेज़ लोग हैं, आप मुल्तान के किसी इलाके में इतने जरखेज़ लोग हैं, बला के कारीगर हैं, बला की हुनरमंदी है। बस हम सारों ने मिल के ना इसके लिए अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालना है, हमने इसको ओन करना है और इस मुल्क को मेरे रब ने जो कुछ दे रखा है ना, ये देखें कि आपके ऊपर वापसी लुटाता कितना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर। और इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम लोग जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, हम भी अपने प्रोग्राम से हमेशा यही बात कर रहे होते हैं कि हमें अपने मुल्क को ओन करने की ज़रूरत है और हुकूमत की बनाई गई पॉलिसीज़ पर अमल करना है। जब तक हम अमल नहीं करेंगे तब तक हमारा मुल्क और कौम जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। नाज़रीन, वक्त हुआ इख्तिताम का, आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।